हाय फ्रेंड्स, वेलकम टू एस प्रकाश क्लासेस। तो आज हम डिस्कस करने वाले हैं क्लास 10 का फिजिक्स का चैप्टर नंबर 1 इलेक्ट्रिसिटी। इससे पहले एक और वीडियो इलेक्ट्रिसिटी पे आ गई है, उसमें हम बहुत सारे टॉपिक्स पे डिस्कशन कर चुके हैं। इलेक्ट्रिक पोटेंशियल, पोटेंशियल डिफरेंस, सारी बातें डिस्कशन कर चुके हैं। इस चैप्टर का ये आज हमारा जो है ये है पार्ट 2, है ना। अगर आप इससे पहले वाला वीडियो अगर आप अभी तक नहीं देखे हो तो पहले जाओ और उसे आपको सर्च करके आप हमारे प्लेलिस्ट में जाओ और पहले उस वीडियो को आप देख लो। उसके बाद इस वीडियो को देखोगे तो आपको बेहतर समझ में आ जाएगी। अगर आप इस वीडियो को आप देख रहे हो तो हम ये एज्यूम कर चल रहे हैं कि आप उस प्रीवियस वीडियो को पार्ट 1 को आप देख चुके हो, इसलिए आप पार्ट 2 में आए हो। तो चलिए हम शुरू करते हैं। तो हमारा जो आज का जो फर्स्ट टॉपिक है जो हमें पढ़ना है और समझना है वह है ओम्स लॉ। भाई, व्हाट डू यू मीन बाय ओम्स लॉ? ठीक है। तो ओम नाम के एक साइंटिस्ट थे जिन्होंने एक नियम दिया, है ना, उसी के बारे में हम लोग पढ़ेंगे। तो ओम साहब ने क्या बोला था कि एट कांस्टेंट टेम्परेचर एंड करंट, है ना, द करंट फ्लोइंग थ्रू अ कंडक्टर इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू पोटेंशियल डिफरेंस अक्रॉस इट्स सेट। अब बोले कि बेटे यार ये समझ में नहीं आया यार, क्या बोल दिया। चलो कोई बात नहीं, पहले हम बेसिक अंडरस्टैंडिंग डेवलप करते हैं। सपोज दैट यहाँ पे हमारे पास दो खेत हैं, है ना, दो फील्ड हैं, दो खेत हैं, है ना। अब एक खेत में ना बहुत ज़्यादा पानी है, एक खेत में क्या है हमारा, बहुत ज़्यादा अच्छा खासा पानी है, एकदम ठीक ठाक। दूसरे खेत में बहुत कम पानी है ना, बहुत कम पानी है, बहुत ज़्यादा कम पानी है, या फिर आप एज्यूम कर सकते हो कि शायद पानी हो ही ना। तो दूसरे खेत में बहुत बहुत कम पानी है। तो अगर हम क्या किए कि बीच से यहाँ पे एक होल कर दिए, है ना, रास्ता दे दिए, जिसको गांव के लैंग्वेज में बोला जा सकता है आरी काट दिए। तो कहने का मतलब ये है कि बीच से यहाँ पे रास्ता दे दिए, तो उस केस में क्या होगा कि पानी ज़्यादा वाले से कम वाले में फ्लो करेगा, और इस केस में जो पानी की जो धारा होगी, जो वाटर करंट होगी, वो भी काफ़ी हाई होगी, बहुत ज़्यादा होगी, ठीक ठाक होगी। दूसरे केस में हम क्या एज्यूम कर रहे हैं, तो दूसरे केस में हम एज्यूम कर रहे हैं कि फिर से दो खेत हैं, है ना, दो फील्ड हैं। एक में बहुत ज़्यादा पानी है ना, एक में क्या है, बहुत ज़्यादा पानी है। दूसरे में भी पानी है लेकिन पहले के मुकाबले बहुत बहुत कम है ना, पहले के मुकाबले बहुत बहुत कम है। तो इस केस में भी वाटर का फ्लो होगा, लेकिन इस केस में जो वाटर करंट होगा, जो पानी की जो धारा होगी, वो कंपैरेटिवली इसके मुकाबले कम होगी। ठीक है। अब इसको हमें समझना है तो इसको इस तरह से भी आप समझ सकते हो, जैसे इस केस में ये जो डिफरेंस है दोनों के, वाटर के लेवल का जो डिफरेंस है ये काफ़ी ज़्यादा है। चूंकि वाटर के लेवल का डिफरेंस ज़्यादा है, इसीलिए यही रीज़न है कि यहाँ पे करंट का फ्लो भी ज़्यादा है, और यहाँ पे वाटर के लेवल का जो डिफरेंस है वो बहुत बहुत कम है। तो इसीलिए यहाँ पे जो करंट का जो मैग्नीट्यूड है ना, वो काफ़ी कम है, धारा जो है उतनी तेज नहीं है। चूँकि अभी हम लोग इलेक्ट्रिसिटी के बारे में पढ़ रहे हैं, इलेक्ट्रिक करंट के बारे में पढ़ रहे हैं, तो पानी वानी और फ्लूइड मैकेनिक्स में हम लोग पढ़ नहीं रहे हैं कि उससे के बारे में ज़्यादा डिस्कशन किया जाए। ये तो हम बस बेसिक अंडरस्टैंडिंग समझने के लिए किए थे। तो अब ध्यान दीजिएगा, अब यहाँ पे जो पानी हम लिए थे, पानी के बदले आप एज्यूम कर लो इलेक्ट्रॉन, है ना। तो यहाँ पे ध्यान देना, मान के चलो कि दो इक्विपमेंट है, इसमें इलेक्ट्रॉन बहुत ज़्यादा है, एक्सेस है ना, और दूसरे में इलेक्ट्रॉन बहुत बहुत कम है, यानी कि इलेक्ट्रॉन की भारी कमी है। तो ये जो पोटेंशियल डिफरेंस है जो बीच में जनरेट हुआ, हालांकि इसको पोटेंशियल डिफरेंस नहीं बोलेंगे, है ना, लेकिन फिर भी हम ऐसे ही बोल रहे हैं। तो ये जो पोटेंशियल डिफरेंस बीच में जनरेट हुआ ये बहुत ज़्यादा है। चूँकि ये डिफरेंस बहुत ज़्यादा है तो जाहिर सी बात है पानी का जो फ्लो होगा वो काफ़ी हाई होगा। दूसरे केस में मान के चलिए कि इसमें बहुत ज़्यादा इलेक्ट्रॉन है इस इक्विपमेंट में, और दूसरे वाले केस में बहुत कम, मतलब कि इलेक्ट्रॉन है लेकिन इसके मुकाबले थोड़ा सा कम है। तो इस केस में जो अगर बाई द बीच में अगर पाथ दे दिया जाए, रास्ता दे दिया जाए, तो उस केस में जो इलेक्ट्रॉन का जो फ्लो होगा, उसमें इलेक्ट्रॉन का जो करंट होगा, जो इलेक्ट्रॉन का धारा होगा, वो बहुत बहुत कम होगा, इसके कंपैरेटिवली तो कम ही होगा। तो समझने वाली बात ये है कि जैसे हम देख रहे हैं कि वाटर लेवल के जैसे
यहाँ पे जैसे जैसे डिफरेंस ज़्यादा है, अगर डिफरेंस ज़्यादा है तो इलेक्ट्रिक करंट भी ज़्यादा हो रहा है, अगर डिफरेंस कम है तो इलेक्ट्रिक करंट भी कम होगा। बस वही चीज़ है। ओम साहब ने भी कुछ कुछ यही चीज़ें बताई है ना। इन चीज़ों को हम रिलेट करके हम लोग आराम से देख सकते हैं। तो हम क्या देख रहे हैं, ओम साहब ने क्या बताया था कि एट कांस्टेंट टेम्परेचर, अगर टेम्परेचर को कांस्टेंट रखा जाए, यानी कि जो हम एक्सपेरिमेंट करेंगे उस दौरान टेम्परेचर को हम फिक्स रखेंगे, है ना, क्योंकि टेम्परेचर के बढ़ने या घटने से इलेक्ट्रिक करंट पे इफेक्ट आता है। यही रीजन है कि हम लोग टेम्परेचर को कांस्टेंट लेकर चलेंगे। तो एट कांस्टेंट टेम्परेचर द करंट फ्लोइंग थ्रू अ कंडक्टर, अगर कोई कंडक्टर हमारा है, इसके थ्रू अगर बाय द वे करंट फ्लो होता है ना, तो ये डिपेंड करेगा किस चीज पे, पोटेंशियल डिफरेंस पे, है ना। अगर पोटेंशियल डिफरेंस ज्यादा रहेगा तो इलेक्ट्रिक करंट भी ज्यादा मिलेगा, अगर पोटेंशियल डिफरेंस कम रहेगा यानी वोल्टेज कम रहेगा तो इलेक्ट्रिक करंट भी कम ही होगा, है ना। यानी कि यहाँ पे पोटेंशियल डिफरेंस ज्यादा है, डेट मीन्स यहाँ पे 12 वोल्ट का बैटरी लगा है, तो जाहिर सी बात है इलेक्ट्रिक जो करंट रहेगा वो मतलब कि कुछ मिलेगा, ज़्यादा मिलेगा। अगर बाय द वे 6 वोल्ट का बैटरी लगा है तो कंपैरेटिवली इस बार इलेक्ट्रिक करंट कम मिलेगा। तो यही है हमारा ओम्स लॉ, है ना। अगर इसको हम क्या बोला जाता है, नॉर्मली तौर पे देखा जाए, अगर इसे थोड़ा सा न्यूमेरिकली थोड़ा बहुत देखा जाए तो इस चीज़ को, बात वही है, बस लिखने का तरीका हमारा क्या हो जाएगा, चेंज हो जाएगा। बात सब वही है। तो हम यहाँ पे लिखे हैं V डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू I। V है यहाँ पे वोल्टेज, दैट मीन्स पोटेंशियल डिफरेंस, है ना, और I है I फॉर करंट, इलेक्ट्रिक करंट। तो हम लिख रहे हैं V डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू I, यानी कि वोल्टेज जैसे डायरेक्टली प्रोपोर्शनल का मतलब क्या हुआ कि एक अगर बढ़ेगा तो दूसरा भी बढ़ेगा, अगर एक घटेगा तो दूसरा भी घटेगा। यानी कि अगर पोटेंशियल डिफरेंस बढ़ेगा तो इलेक्ट्रिक करंट भी बढ़ेगा, है ना, डायरेक्टली प्रोपोर्शनल। यानी कि एक अगर वोल्टेज बढ़ेगा तो इलेक्ट्रिक करंट भी बढ़ेगा, यही है डायरेक्टली प्रोपोर्शनल। हाँ, इसको उल्टा भी तो लिख सकते हैं कि अगर इलेक्ट्रिक करंट, यानी कि इफ V इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू I देन I इज ऑल्सो डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू V, है ना। I बढ़ेगा तो V भी बढ़ेगा, तो I इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू V। अब डायरेक्टली प्रोपोर्शनल को हटाने के लिए, है ना, हमें कांस्टेंट नंबर से मल्टीप्लाई करना होगा। अगर हमें डायरेक्टली प्रोपोर्शनल के बदले में अगर हमें इक्वल लिखना है, ठीक है ना, तो हमें क्या करना पड़ेगा, उसके बदले में इक्वल लिखना पड़ेगा। इक्वल है मतलब इक्वल लिखना है तो उसके उसमें कांस्टेंट नंबर से मल्टीप्लाई करना पड़ेगा, है ना। और कांस्टेंट नंबर से जैसे मल्टीप्लाई करेंगे तो ये जो डायरेक्टली प्रोपोर्शनल है या प्रोपोर्शनल है, ये प्रोपोर्शनलिटी का जो सिंबल है ये बदल जाएगा इक्वल टू में। तो V इक्वल टू, वहां पे जो ये कांस्टेंट नंबर है वो है R फॉर रेजिस्टेंस, तो V इक्वल टू हो गया R इंटू आई। V और I तो पहले से ही था, R जैसे ही मल्टीप्लाई हुआ तो क्या हुआ, ये प्रोपोर्शनल का जो साइन है, ये प्रोपोर्शनल का साइन हमारा इक्वल टू में कन्वर्ट हो गया। अब आप बोलोगे वेट, ये समझ में नहीं आया यार कि कौन, अब आपके दिमाग में क्वेश्चन हो गया यार, ये समझ में नहीं आया कि ये पहले ये प्रोपोर्शनल था, कांस्टेंट नंबर से जैसे मल्टीप्लाई किया तो प्रोपोर्शनल हट गया, है ना। ये आखिर ये चल क्या रहा है बॉस। चलो इस बात को हम लोग समझते हैं। तो इस बात को समझने के लिए हम कुछ एज्यूम करते हैं। सपोज दैट हम दो लोगों को इमेजिन करते हैं, है ना, दो लोगों को इमेजिन करते हैं। चलो यार कुछ नहीं पता चल रहा है तो बॉलीवुड की दो एक्ट्रेस ही ले लेते हैं। मान कर चलते हैं कि एक एक्ट्रेस हमारी है कटरीना कैफ, है ना, दूसरी है दीपिका पादुकोण, दोनों एक्ट्रेस हैं, ठीक है। हम क्या इमेजिन करते हैं कि अगर मान के चलो कि दोनों बहुत छोटी बच्ची है, दोनों जब बहुत बहुत छोटी थी, तो उस केस में जब कटरीना के पापा 3 रुपए देते थे तो दीपिका के पापा 1 रुपए देते थे, है ना। हाँ, ये रियल लाइफ एग्जाम्पल नहीं है, मतलब बस हम एज्यूम कर रहे हैं। अगर कटरीना के पापा 6 रुपए देते थे तो दीपिका के पापा कितने रुपए दिए, तो 2 रुपए दिए, है ना। अगर कटरीना के पापा 10 रुपए देते थे तो दीपिका के पापा कितना रुपए दिए, तो जाहिर सी बात है, अरे यार ये तो 3 का मल्टीपल हमें लेना चाहिए था, वो ज़्यादा रहता, अच्छा रहता। अगर कटरीना के पिताजी अगर 9 रुपए दिए पिता, है ना, तो दीपिका के पापा कितना देंगे, 3 रुपए। और कटरीना के पापा 30 रुपए दिए तो जाहिर सी बात है दीपिका के पापा कितना देंगे, 10 रुपए देंगे, जाहिर सी बात है ना, कोई दिक्कत। यानी कि हम बोल सकते हैं कि कटरीना इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू दीपिका, है ना। हम बोल सकते हैं, आराम से बोल सकते हैं कि जैसे जैसे कटरीना का पैसा बढ़ते जा रहा है दीपिका का भी पैसा बढ़ते जा रहा है। दैट मीन्स कटरीना इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू दीपिका। लेकिन हम चाहते हैं कि नहीं यार, ये ना सिंबल है ना, ये गड़बड़ लग रहा है, अच्छा नहीं लग रहा है, हम दोनों को इक्वल कर दें, है ना।
तो दोनों को इक्वल जैसे ही करना रहेगा तो हमें क्या करना पड़ेगा, इक्वल करने के लिए, तो इक्वल करने के लिए हमें करना पड़ेगा, यहाँ पे मल्टीप्लाई करना पड़ेगा एक कांस्टेंट से, और यहाँ पे वो कांस्टेंट नंबर है 3। जैसे ही हम करेंगे कटरीना और दीपिका में 3 से मल्टीप्लाई करेंगे तो ये प्रोपोर्शनल का साइन बदल जाएगा इक्वल टू में, और हो जाएगा क्या, कटरीना इक्वल टू 3 इंटू दीपिका, है ना। तो ये बस समझने की बात है, यानी कहने का मतलब प्रोपोर्शनलिटी को हटाने के लिए कांस्टेंट नंबर से हमें मल्टीप्लाई करना पड़ेगा। तो जिस तरह से यहाँ पे कांस्टेंट नंबर था 3, ठीक उसी तरह से यहाँ पे जो कांस्टेंट नंबर है ये हमारा है r, ठीक है। यहाँ पे हमारा कांस्टेंट नंबर है r, और ये जो r है इसको हम बोलते हैं रेजिस्टेंस। ये r हमारा क्या कहलाएगा, ये r कहलाता है रेजिस्टेंस, ठीक है। तो v इक्वल टू हो गया r इंटू आई। r को हम क्या किया, अकेले किए, जाहिर सी बात है i यहाँ पे मल्टीप्लाई में इस तरफ आएगा तो डिवाइड में हो जाएगा, ठीक है ना। यानी कि हम बोल सकते हैं कि r इक्वल टू वी अपॉन आई। तो यही हो गया r इक्वल टू वी अपॉन आई, यही हो गया हमारा क्या, रेजिस्टेंस, ठीक है ना। r हो गया रेजिस्टेंस, वेयर r इज रेजिस्टेंस, i क्या हो गया, तो i हमारा हो गया करंट, और v क्या हो गया, तो v हमारा हो गया वोल्टेज। क्लियर है। तो इस रिलेशन से हम लोग देख सकते हैं कि करंट जो है वो डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू पोटेंशियल डिफरेंस है, या फिर, ठीक है ना। चलिए अब ये रिलेशन है, अब ये रिलेशन जो हमें लास्ट में मिला, क्या मिला है भाई, तो यहाँ पे आप देख सकते हो कि ये r है ना, r है, ये इक्वल टू है v बाई आई, v बाई क्या है हमारा मिला, i। तो हम क्या देख रहे हैं कि v जो है न्यूमरेटर में है और i डिनोमिनेटर में है। दैट मीन्स अगर वोल्टेज हम बढ़ाएंगे तो रेजिस्टेंस भी बढ़ेगा, वोल्टेज की बढ़ाएंगे तो रेजिस्टेंस बढ़ेगा, वोल्टेज घटाएंगे तो रेजिस्टेंस घटेगा। एक मिनट वेट, सॉरी हम ये क्या बोल दिए, हमें ये नहीं बोलना चाहिए था। मेरे कहने का मतलब ये है कि यहाँ पे ध्यान दीजिएगा, द करेंट इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू द पोटेंशियल डिफरेंस। जो करंट है ये डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू पोटेंशियल डिफरेंस, यहाँ पे हम देख लिए। दूसरा, द करंट इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू रेजिस्टेंस, हमें ये नहीं बोलना चाहिए था, एक्चुअली में हम थोड़ा सा उल्टा बोल दिए, सॉरी, ध्यान कहीं और चला गया था, ठीक है ना। चलिए देखते हैं। दूसरा हम क्या देख रहे हैं, यहाँ पे हम लिख सकते हैं I इक्वल टू वी अपॉन आर, है ना। I इक्वल टू हम क्या लिख सकते हैं, v अपॉन आर, v अपॉन यहाँ पे r, ठीक है ना। तो हम लिख सकते हैं कि जो r है ये तो डिनोमिनेटर है, तो हम बोल सकते हैं कि जो करंट है ये इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू रेजिस्टेंस है, यानी रेजिस्टेंस अगर बढ़ेगा तो करंट घटेगा, और रेजिस्टेंस घटेगा तो करंट बढ़ेगा। अब बोले कि वेट यार ये समझ में नहीं है कैसे कैसे बढ़ेगा कैसे कैसे घटेगा, तो चलो लेट्स क्लियर अबाउट इट। इसे हम क्या करेंगे, हम लोग एक बार क्लियर करते हैं, ठीक है। तो क्लियर हम करके देखते हैं कि भाई होता क्या है। हम देख रहे हैं कि हम लिख सकते हैं I इक्वल टू, हम आराम से यहाँ पे लिख सकते हैं कि I इक्वल टू क्या हो जाएगा, तो I इक्वल टू हो जाएगा V बाई आर, V बाई आर, ठीक है। अगर एक हम नंबर एज्यूम करते हैं, सपोज एक नंबर है 2/3, 2/3, अगर हम न्यूमरेटर को बढ़ाते जाएं, ऊपर वाले वैल्यू को बढ़ाते जाएं तो ओवर वैल्यू क्या हो जाएगा, बढ़ते जाएगा। लेकिन नीचे का वैल्यू अगर बढ़ाते जाए, डिनोमिनेटर का वैल्यू बढ़ाते जाए तो क्या हो जाएगा, ओवरऑल वैल्यू घटते जाएगा। जैसे 2/3 है, अब 2/3 को हम कर दिए 2/30, पहले के मुकाबले ओवरऑल वैल्यू घट गया। अरे भाई 2 रुपए में 30 हिस्सा हो गया, पहले 2 रुपए में 3 हिस्सा था, है ना। उसी तरह से एक जीरो और बढ़ा दिए और घोर घट गया, 2 रुपए में 300 हिस्सा हो गया, है ना। वो और जीरो बढ़ाए और घट गया, यानी कि नीचे का वैल्यू जैसे जैसे बढ़ाते जाएंगे ओवरऑल वैल्यू घटते जाएगा। यही होता है इनवर्सली प्रोपोर्शनल में। हम क्या देख रहे हैं कि जो करंट है ये इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू रेजिस्टेंस है। अगर करंट का वैल्यू अगर रेजिस्टेंस ज़्यादा होगा तो करंट कम, रेजिस्टेंस कम होगा तो ओवरऑल वैल्यू ज़्यादा या नहीं करंट ज़्यादा। खैर बात की बात है, चलिए अब आगे बढ़ते हैं। तो ये हो गया हमारा क्या, ओम्स लॉ में ओवरऑल हमें यही देखना है कि V जो है वो डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू I था, इसलिए I इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू V था एट कांस्टेंट टेम्परेचर। देन V इक्वल टू R इंटू आई हुआ, देन R इक्वल टू V बाई आई हो गया। जहाँ पे R हमारा क्या है, तो R हमारा कहलाएगा रेजिस्टेंस, जो एक तरह का हमारा क्या है, एक कांस्टेंट है। क्या है हमारा, कांस्टेंट है। तो ये हो गया हमारा वोल्टेज का, ये रेजिस्टेंस के बारे में, ठीक है। चलिए अब हम आगे बढ़ते हैं, ठीक है। इस नोट्स को आप वीडियो को पॉज करके एक बार देख लीजिएगा, ये कुछ खास नहीं है, जो हम ऊपर बोले हैं बस वही है, दुगना करो तो हाफ हो जाएगा वगैरह वगैरह होगा। चलिए आगे बढ़ते हैं। हम अब देख रहे हैं कि रेजिस्टेंस, ऊपर अभी हम देखें कि R जो है ये हमारा क्या है, रेजिस्टेंस है।
अब इसी रेजिस्टेंस को हम फर्दर डिटेल में देखेंगे। हम क्या देखे थे लास्ट में कि R इक्वल टू होता है V बाई आई। R इक्वल टू क्या हुआ हमारा V बाई आई। अगर इसके यूनिट के बारे में बात करें तो वोल्टेज का ऐसा यूनिट होता है वोल्ट। वोल्टेज का ऐसा यूनिट क्या होता है वोल्ट। भाई हम पीछे भी पढ़ चुके हैं, पिछले वाले क्या बोला जाता है वीडियो में, इसके पार्ट 1 में। तो वोल्टेज यानी कि पोटेंशियल डिफरेंस का जो ऐसा यूनिट होता है वो होता है वोल्ट, और करंट का जो ऐसा यूनिट होता है वो होता है एम्पियर। तो रेजिस्टेंस का जो ओवरऑल यूनिट हो गया वो क्या हो गया, वोल्ट पर एम्पियर। यहाँ पे V बाई ए लिखा हुआ है यानी कि वोल्ट पर एम्पियर। अब बार बार वोल्ट पर एम्पियर हम नहीं बोलेंगे, तो उसके बदले हम बोलेंगे क्या, ओम, है ना। वोल्ट पर एम्पियर के बदले हम बोल देंगे ओम, जिससे डिनोट किया जाता है एक सिंबल ओमेगा से, है ना। एक सिंबल होता है ओमेगा, कुछ इस तरह से ऐसे लिखाता है, ठीक है। तो ये होता है ओमेगा, ओमेगा से हम डिनोट करते हैं। तो ये हो गया हमारा क्या, रेजिस्टेंस, ठीक है। अब डिपेंड करता, अब आप बोलोगे कि वेट, अब उतना देर से आप रेजिस्टेंस बोले जा रहे हो, रेजिस्टेंस का भाई होता क्या है, हमको समझ में भी तो आना चाहिए कि भाई रेजिस्टेंस क्या होता है। तो चलिए अब हम समझते हैं रेजिस्टेंस क्या होता है। भाई रेजिस्टेंस किसी भी कंडक्टर का वो प्रॉपर्टी है, ठीक है ना, जो करंट को अपोज करता है। जो करंट को क्या करता है, अपोज करता है। अगर करंट फ्लो करना चाहेगा तो रेजिस्टेंस बोलेगा नहीं भाई हम आपको फ्लो नहीं करने देंगे, और इसको क्या करेगा, अपोज करेगा। ठीक उसी तरह से जिस तरह से मान के चलो कि कोई ऑब्जेक्ट है, अगर ये लुढ़क रहा है, जैसे ये बॉल है और ये लुढ़कते हुए आगे बढ़ रहा है, तो इसको कौन रोकेगा, फ्रिक्शनल फोर्स ऑफ कोर्स। फ्रिक्शन क्या चाहेगा, इसके मोशन को अपोज करेगा, है ना। तो जो काम यहाँ पे फ्रिक्शन कर रहा है, ये बढ़ना चाह रहा है आगे, लेकिन फ्रिक्शन बोला है कि नहीं हम तुमको आगे नहीं बढ़ने देंगे, ये अपोज करेगा। तो जो ये कर रहा है वही रेजिस्टेंस कर रहा है। रेजिस्टेंस क्या करेगा, तो इलेक्ट्रिक करंट को अपोज करेगा, बोलेगा कि नहीं भाई हम आपको आगे नहीं बढ़ने देंगे। ये जो प्रॉपर्टी है किसी कंडक्टर का, इसी को हम क्या बोलेंगे, हम लोग रेजिस्टेंस बोलेंगे। क्लियर है। अब रेजिस्टेंस किन किन बातों पे डिपेंड करती है, ठीक है, ये बात की बात है, ठीक है ना। ये यहाँ पे ऐसे मेंशन तो कर दिए हैं, लेकिन आगे हम लोग कुछ देर बाद हम देखेंगे कि रेजिस्टेंस किन किन बातों पे डिपेंड करती है ना। ऐसे अभी के लिए आप जान लीजिए कि रेजिस्टेंस लेंथ, थिकनेस, नेचर ऑफ मटेरियल, टेम्परेचर, इन सब बातों पे डिपेंड करती है, जो कि आगे जाके हम लोग डिटेल में देखेंगे। अब क्वेश्चन अराइज होता है कि भाई 1 ओम रेजिस्टेंस का मतलब क्या हुआ, है ना। 1 ओम रेजिस्टेंस का मतलब क्या हुआ, ये तो हम देख लीजिए कि रेजिस्टेंस का यूनिट होता है ओम। लेकिन अगर कोई बोलेगा कि व्हाट डू यू मीन बाय 1 ओम, इसका मतलब क्या हुआ, हमें वो भी तो जानना है। तो चलिए देखते हैं। 1 ओम का मतलब हुआ, जैसे ही बोला गया कि 1 ओम, है ना, जो कि ओमेगा से डिनोट किया जाता है। 1 ओम का मतलब हुआ 1 वोल्ट पर एम्पियर। 1 वोल्ट पर एम्पियर बोले या 1 वोल्ट बाई 1 एम्पियर बोले, बात एक ही है। यानी कि इसका मतलब क्या हुआ कि अगर कोई रेजिस्टेंस है, अगर कोई क्या है हमारा रेजिस्टेंस है, अब इसको जोड़ा गया किससे भाई, तो इससे जोड़ा गया एक वोल्ट के इलेक्ट्रिक सेल से। एक इलेक्ट्रिक सेल है जिसका कितना है वोल्ट, ये 1 वोल्ट। अगर 1 वोल्ट का बैटरी है या इलेक्ट्रिक सेल है ना, और इस रेजिस्टेंस से जोड़ा गया अगर 1 एम्पियर इलेक्ट्रिक करंट दे, यानी कि यहाँ पे पाया गया 1 एम्पियर, यानी कि 1 वोल्ट का बैटरी लगा है और करंट मिला हमारा 1 एम्पियर, तो हम बोलेंगे कि भाई ये जो रेजिस्टेंस हम जोड़े थे एक्चुअली में इसका वैल्यू है, इसके रेजिस्टेंस का वैल्यू है 1 ओम। आई थिंक आपको क्लियर हो गया होगा, है ना, कि 1 ओम का मतलब क्या होता है। चलिए अब हम आगे बढ़ते हैं। तो अब हम क्या करेंगे, एक ग्राफ प्लॉट करेंगे। जैसे कि यहाँ पे हम देख चुके हैं कि R इक्वल टू V बाई आई, और ओम्स लॉ में हम देखे भी थे कि V इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू I। तो ये सिर्फ बोलने से काम तो चलेगा नहीं, इसका हमें कुछ तो देखना पड़ेगा ना। तो ग्राफ हम देखेंगे, एक क्या बोला जाता है, ग्राफिकल रिप्रेजेंटेशन देखेंगे वोल्टेज और करंट के बीच में, और इसे वेरीफाई करेंगे। तो उसके लिए हम करेंगे क्या, तो सबसे पहले एक इलेक्ट्रिक सर्किट बनाएंगे। अब इस इलेक्ट्रिक सर्किट में क्या क्या रहना चाहिए, तो भाई जाहिर सी बात है बैटरी रहेगा ही रहेगा, है ना। कलर हम थोड़ा चेंज कर लेते हैं क्योंकि दिखाई देगा नहीं इस कंडीशन में आपको। तो हम क्या बोल रहे हैं कि पहले हम क्या चाहिए, तो यहाँ पे हमें बैटरी चाहिए, स्विच यहाँ पे है, यहाँ पे रिहोस्टर लगा हुआ है ना, रिहोस्टर लगा हुआ है। जाहिर सी बात है हम बताए थे रेजिस्टेंस क्या होता है, तो करंट का फ्लो को अपोज करेगा, है ना। करंट का फ्लो को क्या करेगा, ये अपोज करेगा, यही होता है रेजिस्टेंस। और ये होता है, ये है रिहोस्टेट। रिहोस्टेट क्या हुआ, तो ये वेरिएबल रेजिस्टेंस है।
है ना। ये अपोज करेगा लेकिन अपना मैग्नीट्यूड ये बढ़ा घटा सकता है। कितना अपोज करेगा ये हमारे ऊपर डिपेंड करता है, कितना पे हम फिक्स करके रखेंगे। जैसे आपके घर में जो पंखा है, पंखे का जो रेगुलेटर है वो भी एक तरह का वेरिएबल रेजिस्टेंस ही है, ठीक है। खैर बात की बात है, आपको कुछ देर बाद समझ में आ जाएगी ये सब बातें। तो यहाँ पे एक वेरिएबल रेजिस्टेंस हम रख दिए। उसके बाद यहाँ पे कंडक्टर है, एक रेजिस्टेंस है, ये वोल्ट मीटर है, ये एमीटर है। इस तरह से हम एक अरेंजमेंट हम कर दिए। अगर आपको वेरिएबल रेजिस्टेंस नहीं समझ में आती है तो कोई बात नहीं है, आप यहाँ पे इलेक्ट्रिक सेल को ही चेंज करते रहो। तो हमें करना क्या है कि चलो मान के चलते हैं यहाँ पे नॉमिनल रेजिस्टेंस है। अब हम किए क्या कि यहाँ पे सबसे पहले इलेक्ट्रिक सेल यहाँ पे जो हम लगाए हैं, है ना, सबसे पहले हम लगाए 1 वोल्ट का इलेक्ट्रिक सेल, लगाए 1 वोल्ट का। तो हम देखें क्या कि कुछ ना कुछ इलेक्ट्रिक करंट दिया। हम एज्यूम करें कि 1 वोल्ट का लगाएं तो 1 एम्पियर का इलेक्ट्रिक करंट मिला। जैसे ही 2 वोल्ट का हम लगाएं, एक सेल और इसमें जोड़ दिए, तो देखें क्या कि इलेक्ट्रिक करंट जो मिला हुआ हमें 2 एम्पियर मिल गया। अगर हम एक सेल और इसमें जोड़ दिए, है ना, तो हम क्या देख रहे हैं कि 3 वोल्ट पे इलेक्ट्रिक करंट जो मिला हमें क्या मिला, 3 एम्पियर मिला, है ना। क्या मिला हमें, 3 एम्पियर मिला। उसी तरह से 4 वोल्ट पे हम क्या देख रहे हैं कि 4 एम्पियर मिला। तो हम अगर सारे पॉइंट को अगर हम प्लॉट करें, हालांकि हम ड्रॉ करें तिरछा टाइप का हो गया, सारे को अगर बाय हम प्लॉट करें तो ये एक स्ट्रेट लाइन मिलेगा। तो स्ट्रेट लाइन मिलेगा, जाहिर सी बात है। इसका मतलब क्या हुआ कि जैसे जैसे वोल्टेज बढ़ाते जा रहे हैं वैसे वैसे इलेक्ट्रिक करंट भी बढ़ते जा रहा है। यानी कि जो हम पीछे ओम्स लॉ में जो ओम्स आप दिए थे कि V इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू I, वो हम वेरीफाई कर चुके हैं। हाँ ध्यान दीजिएगा, ये जो एक्सपेरिमेंट करना है अपने स्कूल के लैब में, है ना, या जहां भी आप एक्सपेरिमेंट करो, ठीक है ना, उस वक्त टेम्परेचर हमें कांस्टेंट रखना है। ओके, चलिए अब आगे बढ़ते हैं। तो यही हो गया हमारा क्या, ओम्स लॉ, और उसका ग्राफिकल रिप्रेजेंटेशन हो गया, है ना। एक्सपेरिमेंट भी हम लोग कर लिए। अब आगे देखते हैं। अब क्वेश्चन ये आ रहा होता है कि भाई पहले तो हमें जानना पड़ेगा, चूंकि रजिस्टर है तो रजिस्टर के साथ साथ हमें व्हाट डू मीन बाय गुड कंडक्टर, इंसुलेटर और साथ ही साथ रजिस्टर के बारे में हमें जानना पड़ेगा, है ना। तो आगे अगर हमें अच्छे से पढ़ना है तो इन तीनों के बारे में हमें अच्छे से जानकारी होनी चाहिए, तब जाकर हम और अच्छे से जान पाएंगे, आगे जाकर पढ़ पाएंगे। तो चलिए सबसे पहले कंडक्टर, रजिस्टर, उसके बाद हम देखेंगे रजिस्टर, उसके बाद हम देखेंगे इंसुलेटर। तो इसे समझने के लिए हम एक क्या बोला जाता है, एक रियल लाइफ कुछ एग्जांपल लेते हैं। जैसे हम क्या कर रहे हैं, हम एज्यूम कर रहे हैं हाईवे। एक हम पहले केस में हम एज्यूम कर रहे हैं क्या, हाईवे। कैसा हाईवे है भाई, बहुत चिकना हाईवे है ना, यानी कि रोड है बहुत चिकना है एकदम, इस पे कोई भी गाड़ी आएगा आसानी से पार करेगा, आसान से एकदम बहुत ही इजीली वे में इससे चलेगा। चाहे वो फेरारी हो, लैम्बोर्गिनी हो, रोल्स रॉयस हो, या फिर महिंद्रा या टाटा की ही गाड़ियां क्यों ना हो, मारुति सुजुकी का ही क्यों ना हो, बहुत आराम से पार करेगा। ट्रैक्टर से लेकर साइकिल तक खूब अच्छे से चलेगा, सारी कार ट्रक सब चलेगी, ठीक है। पहला ये क्या हमारा है, हाईवे है। क्या है हमारा, हाईवे। दूसरा एक हम सड़क इमेजिन करते हैं, ठीक है ना, ये बहुत चिकना नहीं है, इस पे बड़े बड़े रोडे हैं, है ना, ये बड़े बड़े रोडे हैं, है ना। जैसे हमारे देश की स्थिति है कुछ इसी तरह से इस सड़क की भी स्थिति है, बहुत बड़े बड़े यहाँ पे क्या है हमारे रोडे हैं, ठीक है ना। रोडे मतलब आप अगर नहीं समझ रहे हो तो समझो मतलब कि बहुत बड़े बड़े पत्थर हैं, ठीक है। अब इस केस में ना, इसमें तो सारे के सारी गाड़ियां चल जाती थी, लेकिन इसमें सारी गाड़ियां नहीं चल पाएगी, है ना। जैसे अगर कोई स्पोर्ट्स बाइक हम लाएंगे तो चलेगा नहीं, तुरंत खराब हो जाएगा। या कोई फेरारी हम लेंगे तो उसका ग्राउंड क्लियरेंस इतना कम होता है कि वो नीचे पत्थर से टकरा जाएगा, ठीक है। तो इस पे सारी गाड़ियां नहीं चल सकती है ना। और जो गाड़ी चलेगी भी, जैसे बोलेरो, स्कॉर्पियो टाइप के, तो वो भी मशक्कत के साथ चलेगी। हम चलाएंगे भी तो बहुत तकलीफें होंगी हमें चलाने में। अगर 2 व्हीलर चला रहे हैं तो हैंडल को जोर से पकड़ना पड़ेगा और काफी हद तक हमें मशक्कत के साथ चलाना पड़ेगा। ये दूसरा हो गया, है ना। तीसरा हम एक और रोड इमेजिन करते हैं। ये रोड नहीं, ये समझो खेत है ना। खेत होता है, जो फील्ड होता है जो कि जुता हुआ है, काफी इसमें बड़े बड़े गड्ढे हैं। अब इसमें तो भाई बोलेरो स्कॉर्पियो भी नहीं चलेगा, फेरारी वगैरह छोड़ो, बोलेरो छोड़ो, कुछ नहीं चल पाएगा। तो इसमें चलेगा क्या, तो इसमें चल सकता है भाई, क्या चल सकेगा। तो सपोज दैट कोई गाड़ियां होती हैं जो कि ऑफ रोड के लिए बनाई जाती है, जैसे महिंद्रा का हो गया थार, है ना, ट्रैक्टर हो गया, टैंक हो गया, है ना, जेसीबी टाइप की कुछ गाड़ियां हो गई। तो ये सब गाड़ी इसमें चल सकते हैं, नॉर्मल गाड़ियां अब इसमें नहीं चलेंगी। बात समझ आ रही है ना। तो
कहने का मतलब इसमें कोई चल जाएगा, इसमें थोड़ा मशक्कत के साथ चलेगा, और इसमें पावरफुल गाड़ियाँ चलेंगी भाई, फोर व्हील ड्राइव टाइप का कोई गाड़ी हो तभी चलेगा। बात में आ रहा है ना। जो ये रोड का हाल है वही हाल यहाँ पे है गुड कंडक्टर, रजिस्टर और इंसुलेटर के साथ। ये जो चिकना सड़क है ये गुड कंडक्टर जैसा है, यानी कि ये क्या करेगा, तो इसके पास इलेक्ट्रिक रेजिस्टेंस बहुत कम होगा, यानी कि इसके थ्रू इलेक्ट्रिक करंट बहुत इजीली पास करेगा, कोई गाड़ी ऐसा से पार कर जाएगा, बहुत इजीली पार कर जाएगा। दूसरा हमारा ये जो सड़क है ये रेजिस्टेंस जैसा काम किया, यानी इसमें बहुत बड़े बड़े रोडे हैं, है ना। यानी कहने का मतलब ये है कि इसके थ्रू गाड़ी तो पास करेगी लेकिन बहुत मशक्कत के साथ पास करेगी, है ना, मशक्कत के साथ, बहुत तकलीफ के साथ पास करेगी, बहुत उतना इजीली पास नहीं होने देगा, क्योंकि इसमें रेजिस्टेंस बहुत ज़्यादा है, अपोज बहुत ज़्यादा होगा, है ना। इंसुलेटर क्या होगा, तो इंसुलेटर जिसके थ्रू गाड़ी पास कर ही ना पाए, ऐसा सड़क जिसके थ्रू गाड़ी पाए, यानी कि इलेक्ट्रिक करंट पास कर ही नहीं पाए। इसका मतलब ये नहीं हुआ कि इलेक्ट्रिक करंट पास ही नहीं होगा, है ना। अगर बाई द वे अगर इस केस में अगर टैंक ही हम उतार दें, है ना, सैनिक वाला टैंक या फिर ट्रैक्टर ही उतार दे, तो वो तो भाई चलेगा ही चलेगा, जाहिर सी बात है, पार कर जाएगा। अब इंसुलेटर के थ्रू ही अगर डीसी करंट हम 10,000 वोल्ट दे दें तो उसके थ्रू भी इलेक्ट्रिक करंट पास कर जाएगा, वो बात की बात है, लेकिन वो इजीली पास नहीं कर जाएगा, यानी लगभग हम बोलेंगे कि भाई वो बैड कंडक्टर है। पास में आ रहे ना। तो ये सड़क हो गया इंसुलेटर के लिए। तो गुड कंडक्टर क्या हुआ, जो अपने थ्रू बहुत इजीली पास करने दे इलेक्ट्रिक करंट, वो कंडक्टर हो गया। रेजिस्टेंस जो अपने थ्रू इलेक्ट्रिक करंट पास करने दे लेकिन मशक्कत के साथ, यानी कि इस केस में इलेक्ट्रिक रेजिस्टेंस कुछ रहेगा, इस केस में बहुत कम रहेगा। और इंसुलेटर में इलेक्ट्रिक रेजिस्टेंस बहुत ज्यादा होगा, पोजीशन बहुत ज्यादा हाई होगा, यानी इसके थ्रू इलेक्ट्रिक करंट पास करे ही नहीं, करे ही नहीं नॉर्मली केस में, ठीक है। तो ये हो गया इंसुलेटर। चलिए कुछ एग्जाम्पल, जैसे ये वायर है, कॉपर का वायर है। अब इस केस में ये जो कॉपर वायर है ये हमारा क्या हुआ, कंडक्टर हो गया। ये इलेक्ट्रिक आयरन में आप नाइक्रोम वायर जो देखते हो, है ना, जो जलता है, जिसके कारण जिससे हीट जनरेट होता है, ठीक है ना, ये क्या कहलाएगा, तो एक तरह से ये रेजिस्टेंस कहलाएगा, रेजिस्टर्स है। और ये जो हैंड ग्लव जो रबड़ का बना हुआ है ये क्या है, तो ये हमारा इंसुलेटर कहलाएगा, क्योंकि इसके थ्रू इलेक्ट्रिक करंट फ्लो नहीं होगा। तो आई थिंक अब आपको क्लियर हो गया होगा कि भाई गुड कंडक्टर क्या होता है, रेजिस्टेंस क्या होता है, और हमारा इंसुलेटर क्या होता है। तो इसी के साथ हम आगे बढ़ते हैं। अब हम देखेंगे फैक्टर्स अफेक्टिंग द रेजिस्टेंस ऑफ अ कंडक्टर। कोई भी कंडक्टर है, इसके रेजिस्टेंस को कौन कौन सा फैक्टर, है ना, अफेक्ट करता है, इस बारे में हम लोग थोड़ा गौर करेंगे, ठीक है। चलिए तो देखते हैं कौन कौन से फैक्टर हैं। तो इस बात को समझने के लिए हम कुछ रियल लाइफ एग्जांपल लेकर चलते हैं। चलिए तो देखते हैं कुछ एग्जांपल। जैसे सपोज दैट ये हमारा एक सड़क है ना, पतला सा सड़क है, ये सड़क है। अब इसमें मार्केट लगा हुआ है ना, यहाँ पे क्या है, मार्केट है, सब्जी वाला है, खिलौने वाला है, और भी अलग अलग लोग हैं। अब किसी एक पार्टिकुलर आदमी को क्या करना है कि इसको इस तरफ से इस तरफ जाना है। तो हो सकता है कि यहाँ से इस एंड तक जाने में हो सकता है कि ये 10 लोगों के साथ टकरा जाए, है ना, 10 लोगों के बॉडी से टच हो जाए, क्लियर है। और एक और रास्ता इमेजिन करते हैं, मान के चलो कि यही रास्ता डबल हो जाए, यही रास्ता क्या हो जाए, डबल हो जाए। तो उस केस में ये जो बंदा है जो इसे इस तरफ से उस तरफ जाना है, तो जाने में हो सकता है कि चूंकि डबल हो गया तो पहले जो 10 लोगों से टकराया अब कितने लोगों से टकराएगा, तब टकराएगा 20 लोगों से। कहने का मतलब ये है कि ये इधर से इधर जो जाएगा तो जाने के दौरान जैसे 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 लंबाई बढ़ेगी वैसे टकराहट बढ़ेगी। अब इस आदमी के बदले ना आप एज्यूम कर लो इलेक्ट्रॉन, है ना, और इसमें ये जो मार्केट में जो लोग हैं इनको एज्यूम कर लो दूसरे इलेक्ट्रॉन हो गए, आयंस हो गए, है ना, और भी दूसरे सब एटॉमिक पार्टिकल्स हो गए। तो जाहिर सी बात है इस इलेक्ट्रॉन को अगर यहाँ से यहाँ तक आना है इस कंडक्टर में तो कम टकराहट होगी क्योंकि लंबाई कम है। अगर ज़्यादा लंबाई है तो जाहिर सी बात है टकराहट भी ज़्यादा होगी। यानी कि हम बोल सकते हैं कि जो रेजिस्टेंस रहेगा वो डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू लेंथ रहेगा। अगर लंबाई ज़्यादा तो रेजिस्टेंस ज़्यादा, अगर लंबाई कम तो रेजिस्टेंस कम। यानी कि हम बोल सकते हैं
कि जो जो रेजिस्टेंस रहेगा ये डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू क्या रहेगा, तो डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू एल, है ना। अगर मैथमेटिकली अगर लिखें तो इस तरह से लिख सकते हैं कि आर इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू एल। अगर लेंथ बढ़ेगा तो रेजिस्टेंस भी बढ़ जाएगा, अगर लेंथ कम रहेगा तो रेजिस्टेंस भी कम होगा। ये हो गया हमारा पहला, ठीक है। चलिए अब हम दूसरा एज्यूम करते हैं। तो दूसरे में हम क्या बोल रहे हैं कि फिर से आप एज्यूम करो, मान के चलो कि ये गली है ना, एक क्या हमारा एक गली है, ठीक है, ये हमारा एक गली है। अब इस गली से इस बंदे को इस गली से उस गली जाना है, तो हो सकता है कि इस गली से उस गली में जाने में 10 लोगों से टकरा जाए, है ना। टकराहट कितनी बार हो गई, 10 गली। दूसरे केस में यही गली को हम क्या किए, और चौड़ा कर दिए, है ना। अगल बगल कुछ ठेला वगैरह लगा हुआ था या जो कुछ भी दुकानें लगी हुई थी उसे हटा दिए, गली या सड़क कुछ भी आप इमेजिन कर लो। अब क्या होगा, तो अब ये जो बंदा है अब इस सड़क को बहुत इजीली जा सकता है, इस सड़क से, है ना, इस सड़क के थ्रू बहुत इजीली जा सकता है ना, क्योंकि चौड़ा हो गया। तो पहले जो टकराहट 10 हो रही थी, अब टकराहट कंपेरेटिवली क्या हो जाएगी, कम हो जाएगी। हो सकता है कि अब टकराहट मात्र 2 लोगों से हो, है ना, या 3 लोगों से हो। तो कहने का मतलब ये है, अब ये जो है इसको आप इलेक्ट्रॉन इमेजिन कर लो, तो इस इलेक्ट्रॉन को अगर इस पतले से कंडक्टर से पास करना था तो टकराहट जाहिर सी बात है ज़्यादा होगी। लेकिन अगर इसी इलेक्ट्रॉन को एक ज़्यादा क्रॉस सेक्शनल एरिया वाला इलेक्ट्रॉन कंडक्टर से जब पास करना रहा था तो जाहिर सी बात है टकराहट कम होगी, यानी रेजिस्टेंस कम होगी। यानी कि अगर पतला वायर लें तो उसका रेजिस्टेंस ज़्यादा होगा, है ना, वो ज़्यादा अपोज करेगा इलेक्ट्रिक करंट को। अगर मोटा वायर लेंगे, है ना, थिक वायर लेंगे, तो इन केस ऑफ थिक वायर द रेजिस्टेंस विल बी लेस, है ना, बट इन केस ऑफ थिन वायर द रेजिस्टेंस विल बी मोर एंड मोर। तो हम क्या देख रहे हैं, तो इसे हम अगर मैथमेटिकली अगर हमें रिप्रेजेंट करना रहे, मतलब आई मीन जब बोलना रहेगा, तो हम इस तरह से हम इसे बोल सकते हैं कि आर इज इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू द क्रॉस सेक्शनल एरिया। क्यों? क्योंकि क्रॉस सेक्शनल एरिया जब बढ़ता है तो रेजिस्टेंस घटता है, और क्रॉस सेक्शनल एरिया अगर कम होता है तो रेजिस्टेंस बढ़ जाता है, क्रॉस सेक्शनल एरिया ज़्यादा होता है तो रेजिस्टेंस घट जाता है ना, उल्टा हो रहा है। तो हम इसको बोल सकते हैं, ये जो बात है इसको हम लिख सकते हैं कि जो हमारा आर है ये क्या है, इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू द क्रॉस सेक्शनल एरिया। यहाँ हम 1/a लिख देते हैं, ठीक है। आई थिंक ये सेकंड वाला भी आपको क्लियर हो गया। दूसरा हो गया। तीसरा, नेचर ऑफ द मटेरियल। अरे भाई कोई गली का नेचर भी तो होगा कि गड्ढे गुड्ढे इधर उधर होंगे, तो उस केस में क्या होगी, जाहिर सी बात है रेजिस्टेंस ज़्यादा होगा। यानी कुछ ऐसे मटेरियल होंगे उनका नेचुरल प्रॉपर्टी होगा कि बीच में सब एटॉमिक पार्टिकल्स अलग अलग तरह के बहुत ज़्यादा आएंगे और उस इलेक्ट्रॉन से टकराएंगे, तो जाहिर सी बात है क्या होगी, रेजिस्टेंस ज़्यादा होगी। तो रेजिस्टेंस डिपेंड करेगा नेचर ऑफ द मटेरियल, है ना, जो कंडक्टर आप यूज़ करो उसका नेचर क्या है ना। जैसे कॉपर है तो जाहिर सी बात है रेजिस्टेंस कम रहेगा, टकराहट कम होगी। लेकिन यही नाइक्रोम वायर अगर हम ले लिए, कोई एलॉय ले लिए, तो उस केस में क्या होगी, टकराहट ज़्यादा होगी, उसका नेचर ही कुछ उस तरह का। तो ये हो गया, आई थिंक ये तीसरा भी क्लियर हो गया होगा। अब लास्ट देखते हैं चौथे को समझने के लिए हम कुछ इमेजिन करेंगे। हम क्या इमेजिन करेंगे, तो रियल लाइफ से कुछ हल्का सा इमेजिनेशन हम यहाँ पे बीच में लाते हैं ताकि हमें चीज़ों को और बेहतर समझ में आए। तो देखते हैं, हम मानकर चलते हैं कि ये एक रोड है, ये क्या हमारा एक मार्केट है। इस रोड में अच्छा खासा मार्केट लगा हुआ है, मेला समझिए, मेला टाइप लगा हुआ है। तो यहाँ पे कुछ खिलौने वाले हैं, कुछ झूला वाला लगा हुआ है ना, कुछ जादू वाले भी हैं जो सड़क पे जादू वगैरह दिखाते हैं, उस तरह से बहुत सारे। अब क्या हुआ, अच्छा का चूंकि मेला है तो अच्छा खासा भीड़ है। अब इस बंदे को इस तरफ से उस तरफ जाना है ना। अब ये जो बंदा हमारा यहाँ पे खड़ा है उसे क्या करना है, इस तरफ से उस तरफ जाना है। तो ये तो इजीली चला जाएगा, कोई दिक्कत नहीं है, ठीक है ना। फर्स्ट केस में क्या हो गया, इजीली पार कर गया। सेकंड केस में क्या हुआ, जैसे ही जाना चाह रहा था तो मार्केट में भगदड़ मच गई, कोई हल्ला कर दिया कि मार्केट में बम है। अब बम जैसे ही नाम सुना तो कोई आदमी इधर भाग रहा है, कोई इधर जा रहा है, कोई इधर जा रहा है, सारे के सारे लोग हलचल में आ गए, सब इधर से उधर भागने लगा। अब क्या हुआ, पहले जो इधर से इधर जो इजीली आ गया था, हो सकता है कि 10 टकराहट में आ जाए, 10 लोगों से टकराया गया। लेकिन अब इसको जब इसको इस तरफ से इस तरफ जाना है, चूंकि जब इस तरह का हवा उड़ गया है बम का, तो हो सकता है कि अब ये 10 के बदले अब 50 लोगों से टकरा जाए।
तो कहने का मतलब इसके बदले अगर आप इलेक्ट्रॉन इमेजिन कर लो, है ना, और बम के जगह पे टेम्परेचर मान लो, तो जैसे टेम्परेचर, जैसे नॉर्मल टेम्परेचर पे ये इधर से इधर इजीली चला जाएगा। हो सकता है कि 10 सब एटॉमिक पार्टिकल से टकराए, लेकिन जैसे टेम्परेचर बढ़ा देंगे तो ड्यू टू टेम्परेचर, ड्यू टू थर्मल एनर्जी, सारे जो पार्टिकल्स हैं सब एटॉमिक पार्टिकल से इधर से उधर मूव करने लगेंगे। तो जाहिर सी बात है टकराहट भी बढ़ जाएगी, रेजिस्टेंस भी बढ़ जाएगी, ठीक है ना। तो इस केस में हम क्या पाएंगे, तो इस केस में हम पाएंगे कि रेजिस्टेंस बढ़ गया, यानी कि डिपेंड करेगा टेम्परेचर पे, और टेम्परेचर बढ़ेगा तो रेजिस्टेंस भी बढ़ेगा, और टेम्परेचर घटेगा तो रेजिस्टेंस भी घट जाएगा। इसे मैथमेटिकल टर्म में अभी फिलहाल 10th क्लास में हमें लेने की जरूरत नहीं है। ये जो दोनों पॉइंट है 3 और 4, इसे हम मैथमेटिकल टर्म में लेने की जरूरत नहीं है। फिलहाल हमें 1 और 2 से ही आगे की ओर काम चल जाएगा, ठीक है। तो चलिए अब आगे बढ़ते हैं। तो नेक्स्ट जो टॉपिक है वो हमारा है रेजिस्टिविटी। नेक्स्ट जो टॉपिक है वो क्या हमारा, रेजिस्टिविटी। अब इस रेजिस्टिविटी को हम देखें तो इसका थोड़ा सा पोर्शन, यानी कि जो चीज़ ज़रूरत थी उसे हम जस्ट अभी अभी देखे हैं, ठीक है। तो हम क्या देख रहे हैं कि ये जो रेजिस्टेंस है ये डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू द लेंथ ऑफ द कंडक्टर होता है, यानी कि लंबाई ज़्यादा तो रेजिस्टेंस ज़्यादा। जाहिर सी बात है भाई, छोटा वायर है तो कम ही टकराहट होगी इलेक्ट्रॉन की। अगर यही वायर बहुत लंबा रहता तो टकराहट ज़्यादा होती। जब अभी जस्ट अभी देखें तो जो रेजिस्टेंस है वो डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू द लेंथ होगा, लेंथ ऑफ द कंडक्टर होगा। और क्या है, तो आर इज इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू द एरिया, यानी कि जाहिर सी बात है, हम बताए थे अभी कुछ देर पहले कि अगर रास्ता हमारा पतला है ना तो टकराहट ज़्यादा होगी, लेकिन यही रास्ता अगर चौड़ा हो जाए तो टकराहट कम होगी। यानी कि हम देख सकते हैं कि अगर हम क्या देखेंगे कि जो एरिया पर डिपेंड करेगा। अगर एरिया कम तो रेजिस्टेंस ज़्यादा, एरिया ज़्यादा तो रेजिस्टेंस कम। ये क्रॉस सेक्शनल एरिया के बारे में बात हो रही है। तो ये हो गया हमारा 2। अभी हम क्या करेंगे कि दोनों को कंबाइन कर दिया। सपोज दैट ये 1 है और ये 2 है, अभी दोनों क्या करेंगे, हम कंबाइन करते हैं, कंबाइनिंग बोथ। तो हम क्या पाएंगे कि आर प्रोपोर्शनल टू द एल बाई ए, आर प्रोपोर्शनल टू एल बाई ए, जो रेजिस्टेंस है ये एल बाई ए हो जाएगा, है ना, प्रोपोर्शनल टू। और हमें पता है कि प्रोपोर्शनलिटी को हटाने के लिए कांस्टेंट नंबर से मल्टीप्लाई करना रहता है। यहाँ पे वो कांस्टेंट नंबर है रो, यहाँ पे ये कांस्टेंट नंबर क्या हमारा, रो है, ठीक है। तो ये क्या हो जाएगा, तो आर इक्वल टू रो इंटू एल बाई ए, है ना, रो एल बाई ए, ये हो गया रेजिस्ट, ठीक है। और ये जो रो है ये और कुछ नहीं, यही है रेजिस्टिविटी, है ना। तो ये हो गया हमारा क्या, रेजिस्टिविटी, जिसको हम ऐसे पी टाइप का कुछ लिखाता है जिससे हम पढ़ते हैं रो। तो आर इक्वल टू रो एल बाई ए। अगर रो को हम अकेले कर दें तो क्या हो जाएगा, एल और ए इस तरफ आ जाएंगे, तो रो इक्वल टू हो जाएगा आर ए बाई एल। और यही होता है क्या, ये जो रो है ये और कुछ नहीं, इसे हम बोलते हैं रेजिस्टिविटी, ठीक है। चलिए अब हम आगे बढ़ते हैं, इस रो के बारे में थोड़ा सा जानकारी इकट्ठा करेंगे अब। तो इसे अगर अच्छे से हमें देखना है इस रो के बारे में तो थोड़ा सा अभी हम देखेंगे। चलिए स्क्रीन को हम पहले क्लीन कर लेते हैं ताकि चीज़ों को और हम बेहतर ढंग से समझ सकें, ठीक है। चलिए हम अब आगे बढ़ते हैं। तो हम बात कर रहे थे इस रेजिस्टिविटी रो के बारे में। तो हम किए क्या कि रो को हम कर लिए अकेले और हो गया आर ए बाई एल। अब हम जानते हैं कि रेजिस्टेंस का ऐसा यूनिट होता है ओम। रेजिस्टेंस का ऐसा यूनिट क्या होता है, ओम। एरिया का यूनिट होता है क्या, मीटर स्क्वायर। आप मैथमेटिक्स में जब मेंसुरेशन बना रहे होंगे तो एरिया देखते होंगे कि एरिया का जब भी यूनिट आता है तो लगभग मीटर स्क्वायर में आता है। अगर इस यूनिट की अगर बाई बात करें तो एरिया का यूनिट होता है मीटर स्क्वायर, ठीक है। लंबाई, लेंथ का यूनिट क्या होगा, जैसी बात है यूनिट होगा इसका मीटर। तो ये मीटर से ये मीटर क्या हो गया, कैंसल आउट हो गया। तो क्या बचा, तो हमें मिला रो इक्वल टू क्या, ओम मीटर। रो इक्वल टू क्या मिला, रो का ऐसा यूनिट मिला हमें क्या, ओम मीटर। क्योंकि ये मीटर कैंसिल हो गया है तो बचा क्या हमारा, ओम मीटर। यानी कि ऐसा यूनिट ऑफ रेजिस्टिविटी इज ओम मीटर। यहाँ पे देखिए हम मेंशन भी कर चुके हैं पहले से कि द ऐसा यूनिट ऑफ रेजिस्टिविटी इज ओम मीटर। अब क्वेश्चन ये अराइज होता है कि भाई रेजिस्टिविटी मतलब कि कुछ फंडा क्लियर नहीं हुआ, है ना। अभी आप देखे होंगे कि रेजिस्टिविटी रेजिस्टेंस भी एक ही जैसा लग रहा है, रेजिस्टिविटी एक ही जैसा लग रहा है। तो आप ये अभी तक आप लोगों को क्लियर नहीं हुआ होगा। तो हम देखते हैं
अब इसे थोड़ा सा क्लियर करते हैं। हम क्या किए कि आप इमेजिन करो, अगर ये जो एरिया है, अगर हम इस एरिया के अगर बाई हम बात करते हैं, अगर हम मान के चलते हैं कि एरिया का यूनिट है 1, एरिया का जो मैग्नीट्यूड है ये कितना है 1 मीटर स्क्वायर, और लेंथ भी है 1। तो अगर एरिया भी 1 है, लेंथ भी 1 है, तो जाहिर सी बात है उस केस में रो और आर दोनों इक्वल होगा, यानी कि रेजिस्टेंस और रेजिस्टिविटी इक्वल होगा। यानी कहने का मतलब कि अगर हम दोनों को 1 1 ले लें, एरिया को 1 मीटर स्क्वायर ले लिए और लेंथ को भी 1 मीटर ले लें, तो उस केस में जो रेजिस्टेंस रहेगा वही रेजिस्टिविटी रहेगा। यानी कि इन दैट केस रेजिस्टेंस एंड रेजिस्टिविटी बोथ विल बी इक्वल, है ना। इफ वी टेक L = 1 एंड A = 1। अब बोलोगे वेट अभी भी समझ में नहीं आया, चलिए कोई बात नहीं है, इसे हम फिर से और अच्छे से समझते हैं। हम क्या किए, A = 1 और L = 1 का मतलब क्या हुआ। तो A = 1 और A = 1 के लिए हम क्या किए, हम इसका मतलब ये हुआ कि एक हम वायर लें, है ना, एक कंडक्टर लें जिसका लंबाई हो कितना 1 मीटर, लंबाई कितना हो 1 मीटर हो, है ना, और जो क्रॉस सेक्शनल एरिया है वो हो कितना, तो ये हो जाए हमारा 1 मीटर स्क्वायर। यानी कि एक ऐसा हम कंडक्टर लेते हैं जिसका लेंथ हो 1 मीटर और क्रॉस सेक्शनल एरिया हो जाए 1 मीटर स्क्वायर, तो उस केस में जो रेजिस्टेंस रहेगा वही रेजिस्टिविटी रहेगा। यानी रेजिस्टिविटी और कुछ नहीं है, रेजिस्टिविटी के केस में 1 मीटर हमें कंडक्टर को 1 मीटर लंबा लेना है और क्रॉस सेक्शनल एरिया को 1 मीटर स्क्वायर का चौड़ाई समझ लिए उसे, तो उस केस में जो रेजिस्टेंस रहेगा वही रेजिस्टिविटी रहेगा। अब आप बोलोगे वेट, जब रेजिस्टेंस हम जानते थे तो रेजिस्टिविटी की क्या जरूरत है, किसी एक से तो हमारा काम चल ही जाता। अरे भाई अपोज करता है, फ्रिक्शन जैसा काम करता है, सब हमको जब पता ही है, तो इतना ताम झाम की जरूरत क्या है, क्यों यार एक और यूनिट ला दिए, एक और चीज ला दिए समझने के लिए, क्या इतना पढ़ने के लिए हमारे 10th क्लास में कम है जो एक चीज और ला दिए, तो नहीं, इसकी जरूरत है। अब देखते हैं कैसे जरूरत है। अब इमेजिन करो कि आप एक फैक्ट्री खोल रहे, है ना, सपोज दैट वो फैक्ट्री तार बनाने की है, ठीक है। सपोज दैट ये तार की दुनिया में, वायर की दुनिया में अभी नया नया ही हुआ है, सपोज आप 90 के दशक में हो या 80 के दशक में हो, जो भी रहे, दशक नहीं आई मीन सेंचुरी में हो, तो नया नया वायर की आप कंपनी खोल रहे हो। तो आप किए क्या, आप कुछ पढ़े लिखे मतलब कि लोगों को बुलाए, सपोज दैट आप इंजीनियर्स को बुलाए, 5 इंजीनियर्स को बुलाए, और 5 को लेके काम करो, आप जाओ मार्केट में जाओ और सारे कंडक्टर का नाम आप थोड़ा सा स्टडी करो और देखो कि किसका रेजिस्टेंस कम है। जाहिर सी बात है जिसका रेजिस्टेंस कम रहेगा उसका हम क्या करेंगे, उसी का हम वायर बनाएंगे, है ना, ताकि मार्केट में अच्छा रिस्पॉन्स रहे। और वो 5 गए और 5 आने के बाद कोई बोला कि भाई साहब हम तो देखे कॉपर का सबसे कम था, है ना, कुछ वैल्यू लेकर आया, कोई फेरस से यानी कि लोहा का वैल्यू लेकर आया, कोई एल्युमिनियम का वैल्यू लेकर आया, या कॉपर का ही लेकर आया, 2-3 लेकर आया कॉपर का, तो सबका वैल्यू अलग अलग था, रेजिस्टेंस का कुछ ओम था, कॉपर का किसी का कुछ ओम था, किसी को लोहे का कुछ ओम था। तो ये तब बहुत ज़्यादा कन्फ्यूजन हो जाएगी। तो अगली बार आप क्या बोलोगे कि नहीं नहीं ऐसे काम नहीं चलेगा, आप एक स्टैंडर्ड बनाओ। स्टैंडर्ड क्या बनाओ कि आप जो भी कंडक्टर लोगे, जो भी मटेरियल का आप कंडक्टर लोगे, उसका लंबाई फिक्स कर दो और क्रॉस सेक्शनल एरिया फिक्स कर दो। तो वही जो आप फिक्स जो है आप एक स्टैंडर्ड बना दिए, वही क्या कहलाएगा, रेजिस्टिविटी कहलाएगा। तो रेजिस्टिविटी क्या कहलाया, तो रेजिस्टिविटी के केस में हम क्या पाएं, तो ये एक हमारा प्रॉपर्टी है किसी मटेरियल का, जिस केस में अगर हम लेंथ हम 1 मीटर लेते हैं और क्रॉस सेक्शनल एरिया 1 मीटर स्क्वायर लेते हैं, तो उस केस में रेजिस्टेंस एंड रेजिस्टिविटी बोथ आर इक्वल। यानी कि इफ वी टेक a wire having length 1 meter and cross sectional area having 1 meter square, then in that case the resistance and resistivity both will be equal to each other. ओके, चलिए अब हम आगे बढ़ते हैं। तो हम देख चुके हैं रेजिस्टेंस का यूनिट क्या होता है भाई मेरे, तो रेजिस्टेंस का यूनिट होता है ओम मीटर। ओके, चलिए अब ये जो रेजिस्टिविटी है ये डिपेंड नहीं करेगी, है ना, लेंथ थिकनेस वगैरह वगैरह पे, टेम्परेचर वगैरह पे, हाँ मतलब सॉरी लेंथ और थिकनेस पर डिपेंड नहीं करेगी, हाँ ये डिपेंड करेगी नेचर ऑफ द सब्सटेंस, टेम्परेचर पर डिपेंड करेगी। अब कुछ
कुछ मटेरियल हैं उनको हम देखेंगे, उनका रेजिस्टिविटी देखेंगे। और रेजिस्टिविटी जैसे ही हम बोले थे आप इमेजिन कर लेना, जैसे ये सिल्वर है तो ये आपको खुद से इमेजिन कर लेना है। क्या इमेजिन करना है भाई कि हम एक ऐसा कॉपर का रॉड ले रहे हैं या फिर क्या बोला जाता है कंडक्टर ले रहे हैं जिसका लंबाई कितना है 1 मीटर है और क्रॉस सेक्शनल एरिया हो 1 मीटर स्क्वायर, ऐसा आपको इमेजिन कर लेना है। तो हम क्या पाएंगे कि सिल्वर का जो उस केस में जो रेजिस्टेंस मिला या रेजिस्टिविटी मिला वो इस तरह से मिला 1.60 इंटू 10⁻⁻5 ओम मीटर। ओके, बहुत बहुत कम है। कॉपर का उससे हल्का सा ज़्यादा है, एल्युमिनियम का थोड़ा ज़्यादा है, टंगस्टन का ठीक ठाक है, निकल का और भी ज़्यादा है। और जैसे जैसे हम नीचे आते जा रहे हैं सबका रेजिस्टिविटी बढ़ते चला जा रहा है। तो जाहिर सी बात है अगर हमें वायर बनाना रहेगा तो सिल्वर का बनाएंगे, कॉपर का बनाएंगे या कुछ हद तक एल्युमिनियम का बनाएंगे, क्योंकि इन तीनों की रेजिस्टिविटी बहुत कम है। लेकिन बात करें टंगस्टन, निकल, आयरन, क्रोमियम, इन लोगों का रेजिस्टेंस ज़्यादा है, तो इसलिए इसमें तो इलेक्ट्रॉन अच्छे से फ्लो होगा नहीं, तो नहीं होगा, बहुत ज़्यादा टकराहट होगी, रेजिस्टेंस ज़्यादा होगी, एक तरह से फ्रिक्शन ज़्यादा होगा उनके फ्लो होने में, तो इन सब का हम वायर नहीं बनाएंगे। ठीक है, अब जैसे हम आए अलॉय में, तो अलॉय में क्या होता है कि अगर किसी भी दो इंडिविजुअल आप जैसे ही मेटल को अगर आप मिक्स करते हो तो होता क्या है कि उनका रेजिस्टिविटी और ज़्यादा बढ़ जाता है। जैसे मैग्नीन हो गया जो कॉपर, मैग्नीज और निकल का बना हुआ है, इसका रेजिस्टिविटी देखिए काफ़ी हद तक अच्छा खासा है, 44 चला गया है, 44 इंटू 10⁻8 ओम मीटर है। ठीक है, उसी तरह से अगर बाई द बात करें ये क्या है यार, कॉन्स्टेंटाइन कुछ होता होगा, ये भी एक तरह का एलॉय ही है, तो उसका भी अच्छा खासा रेजिस्टिविटी है। नाइक्रोम है, नाइक्रोम का भी अच्छा खासा रेजिस्टिविटी है। नाइक्रोम जाहिर सी बात है बहुत ही आसान है, इसका कौन कौन सा मेटल से बना हुआ है, Ni फॉर निकेल, ये Cr फॉर क्रोमियम, फिर M फॉर मैग्नीज, E फॉर फेरस, तो ये हो गया हमारा क्या नाइक्रोम। इस तरह से आप इसको दिमाग में रख सकते हो, इसका भी अच्छा खासा है, जो कि इलेक्ट्रिक हीटर, आयरन, ये सब में हीटिंग इफेक्ट के लिए यूज होता है। सेमीकंडक्टर का इनसे भी ज़्यादा है, अलॉय से भी ज़्यादा है, बहुत अच्छा खासा है। देखिए इसका तो 0.6 ओम मीटर है ना। सिलिकॉन का 2300 ओम मीटर है। इंसुलेटर का बात करते हैं तो बहुत ज़्यादा रेजिस्टिविटी है, तो 10 to 10⁻14 तक चला जा रहा है ग्लास का, है ना। इबोनाइट का 10 to 15 to 10⁻17 ओम मीटर चला जा रहा है। तो हम देख रहे हैं कि कंडक्टर का रेजिस्टिविटी बहुत कम होता है, से अलॉय का ज़्यादा होता है, सेमीकंडक्टर का उससे भी ज़्यादा होता है, और इंसुलेटर का काफ़ी हद तक ज़्यादा होता है। तो यही हो गया हमारा क्या रेजिस्टिविटी से रिलेटेड एक टेबल है। ठीक है, चलिए अब हम थोड़ा आगे बढ़ते हैं। तो हम क्या देख रहे हैं कि अब हीटिंग के लिए ना जो ज़्यादातर यूज होता है वो अलॉय होता है नाइक्रोम वायर। अब नाइक्रोम वायर यूज क्यों होता है, तो रीजन हम ऊपर टेबल में भी देखा है कि इसका भाई वेरी हाई रेजिस्टिविटी होता है। जो रेजिस्टिविटी है वो काफ़ी हाई है नाइक्रोम का। देखिए यहाँ पे लिखा भी हुआ है कि 110 इंटू 10⁻80 ओम मीटर, बहुत ज़्यादा हाई रेजिस्टिविटी होता है। और दूसरा ये ऑक्सीडेशन में नहीं होता, इसमें ऑक्सीडेशन नहीं होता है, हाई टेम्परेचर भी है। जैसे नॉर्मली तौर पे मेटल को अगर किसी भी मेटल को अगर आप बहुत ही गर्म करते हो तो उस केस में क्या होता है कि वो ऑक्सीजन के साथ रिएक्शन कर जाता है, लेकिन नाइक्रोम ऑक्सीजन के साथ रिएक्शन नहीं करता है। यही रीजन है कि हीटिंग इफेक्ट के लिए ज़्यादातर केस में नाइक्रोम वायर का यूज होता है। ठीक है, उसी तरह से अगर नेक्स्ट अगर बाई जो हम बात करें तो सेमीकंडक्टर की अगर हम बात करें तो इसका जो रेजिस्टेंस है, रेजिस्टिविटी है, ये कंडक्टर और इंसुलेटर दोनों के बीच का होता है। यह रीजन है कि इनको बोला जाता है क्या, सेमीकंडक्टर। यानी कंडक्टर तो है लेकिन पूरी तरह से कंडक्टर नहीं है। ठीक है, चलिए अब हम कुछ नेक्स्ट। तो कॉम्बिनेशन ऑफ रेजिस्टर्स या रेजिस्टेंस को हमें जानने से पहले हमें जानना पड़ेगा रेजिस्टेंस के बारे में, है ना, रेजिस्टर्स के बारे में। तो रेजिस्टर्स क्या होता है, तो हमारा एक इलेक्ट्रिकल इक्विपमेंट है ना, जो क्या करेगा, तो ये अपोज करेगा इलेक्ट्रिक करंट को। इलेक्ट्रिक करंट को क्या करेगा, वो डाउनग्रेड करेगा, कम करेगा। ये होता कैसा है, तो आप यहाँ पे क्या बोला जाता है, इस फिगर में आप देख सकते हैं कुछ इस तरह के इलेक्ट्रिकल रेजिस्टर्स होते हैं, रेजिस्टेंस होते हैं, आप इन्हें देख सकते हो। नॉर्मली तौर पे अगर इसे का हम एक रफ डायग्राम बनाएं तो कुछ इस तरह का रहेगा, है ना।
कुछ ऐसा रफ डायग्राम यहाँ पे बनेगा, कुछ इस तरह से रहेंगे। उसके बाद इसके दो टर्मिनल होते हैं, एक ऐसे यहाँ पे, एक दूसरे तरफ से यहाँ पे इस तरह से, और उसके बाद इसमें कलर कोडिंग होती है, ठीक है ना। अलग अलग कलर इसमें कोड किए हुए रहते हैं। सारे कोड का वैल्यू जो रहता है अलग अलग रहता है, जैसे गोल्डन का अलग रहेगा, रेड का अलग रहेगा, ऑरेंज का अलग रहेगा, जो भी रहेगा। इसे हमें हायर क्लासेस में पढ़ना है, अभी के लिए तो खैर इस पे ज़्यादा ध्यान देना नहीं है। तो कुछ इसी तरह के यहाँ पे रेजिस्टेंस होते हैं जिनमें कुछ कलर कोडिंग होती है, ठीक है। तो ये होता है रेजिस्टेंस। अब होता है कि भाई रेजिस्टेंस के बारे में तो पढ़ना था, वो तो ठीक है, अब ये कॉम्बिनेशन की क्या ज़रूरत पड़ी। तो भाई मेरे कॉम्बिनेशन की इस तरह से ज़रूरत है, सपोज डैट मान के चलो कि आप एक इंजीनियर हो, आप किसी कंपनी में, ठीक है। अब कोई मशीन ख़राब हो गई और उसके सर्किट को अगर आपको ठीक करना है, तो उस केस में आपको क्या करना होगा, सर्किट को अगर ठीक करना है तो हो सकता है कि आपके पास रेजिस्टेंस हो 1 ओम का, 2 ओम का, 3 ओम का, लेकिन आपको जो रेजिस्टेंस जो रिक्वायरमेंट है उस पार्टिकुलर क्या बोला जाता है, उस पार्टिकुलर सर्किट में, सपोज एट 5 ओम का। तो आप कंपनी को ये तो नहीं ना बोल सकते हो कि आप ये मतलब क्या करोगे, आप 5 ओम का आप 5 ओम का आप रेजिस्टेंस लाओ, है ना। एक अच्छा इंजीनियर कौन कहलाता है, जो कम से कम संसाधन में अच्छा से अच्छा काम करके दे। उसी तरह से एक अच्छा शेफ क्या कौन कहलाता है, जो कम से कम संसाधन में अच्छा से अच्छा खाना बना कर दे, है ना। आखिर कंपनी आपको पैसा क्यों दे रही है, तो आप क्या करोगे, तो इसी वक्त आता है कॉम्बिनेशन कि आपके पास 1 ओम का है, 2 ओम का रेजिस्टेंस है, 3 ओम का रेजिस्टेंस है, 4 ओम का रेजिस्टेंस है, लेकिन इसी की मदद से आप 5 ओम बना सकते हो, 10 ओम बना सकते हो, 50 ओम बना सकते हो, इवन और कम का भी बना सकते हो। तो उस कंडीशन में हम लोग ये देखते हैं कॉम्बिनेशन ऑफ रेजिस्टेंस। तो जो रेजिस्टेंस का जो कॉम्बिनेशन होता है वो हमारा 2 टाइप होता है, ठीक है। एक होता है हमारा कॉम्बिनेशन इन सीरीज और दूसरा होता है कॉम्बिनेशन इन पैरेलल। तो कॉम्बिनेशन इन सीरीज क्या कहलाएगा, तो इसमें जो कॉम्बिनेशन होता है वो एंड टू एंड होता है, यानी कि एक का एंड होगा तो दूसरे का शुरू हो जाएगा। अगर इस तरह से कनेक्टेड कर दिया जाए, जैसा कि आप फिगर में देख सकते हो, तो ये क्या कहलाएगा, तो ये कॉम्बिनेशन इन सीरीज कहलाएगा। ये कॉम्बिनेशन जो रहेगा ये कॉम्बिनेशन इन सीरीज कहलाएगा, ठीक है। और लेकिन अगर बाय द वे हम दोनों का एंड पॉइंट दोनों का सेम रखते हैं और कुछ इस तरह से जैसा कि फिगर में दिया हुआ है, अगर हम जोड़ते हैं दोनों का सेम कॉमन पॉइंट लेकर जोड़ते हैं कंबाइन करते हैं, तो इसे हम कॉम्बिनेशन इन पैरेलल बोलेंगे। तो चलिए हम देखते हैं, दोनों को एक एक करके समझते हैं, ठीक है। तो पहला वाला है कॉम्बिनेशन इन सीरीज। कॉम्बिनेशन इन सीरीज में हम देखे थे कि कुछ इस तरह से था, है ना। एक रेजिस्टेंस हुआ, दूसरा हुआ, तीसरा हुआ, है ना, या 2 हुआ तो 2 ही के केस में सही। तो इस केस में हम क्या देखेंगे कि एंड टू एंड हम करके इससे हम कंबाइन कर दिए। तो इसका जो टोटल वैल्यू आता है, ये सारे इंडिविजुअल को अगर सम आप कर दोगे तो ये टोटल वैल्यू हमें मिल जाएगा। यही होता है कॉम्बिनेशन इन सीरीज के केस में। सपोज दैट इस रेजिस्टेंस का वैल्यू है 1 ओम, इस रेजिस्टेंस का वैल्यू है 3 ओम, इस रेजिस्टेंस का वैल्यू है 2 ओम। तो इस केस में क्या रहेगा, तो टोटल रेजिस्टेंस हो जाएगा क्या, तो देखो ये देखिए टोटल रेजिस्टेंस हो गया सपोज दैट R इक्विवेलेंट रेजिस्टेंस, और अगर R1 और R2 दो रेजिस्टेंस है तो दोनों को ऐड कर देंगे R1 प्लस R2। ठीक उसी तरह से 3 रहा था R1 प्लस R2 प्लस R3, तो इन तीनों का क्या हुआ, तो 1, 3 और 2, तो 3 और 2 5 और 1 6 ओम। यानी कि ये 6 ओम का रेजिस्टेंस लगाओ या एक सिंगल 6 ओम का रेजिस्टेंस लगाओ या इन तीनों को कंबाइन करके लगाओ, दोनों का सेम इफेक्ट रहेगा। यानी कोई फर्क नहीं पड़ता है कि आप 1 ओम 2 ओम एंड 3 ओम तीनों को कंबाइन करके आप 6 ओम का बना दो या एक सिंगल 6 ओम का रेजिस्टेंस लगा दो, दोनों में कोई फर्क पड़ेगा नहीं। इसलिए कॉम्बिनेशन ऑफ रेजिस्टेंस बहुत ही काम की चीज होती है, ठीक है। तो यहाँ पे हम देख रहे हैं कॉम्बिनेशन सीरीज, और जिसमें हम क्या देखेंगे, तो हम क्या देखेंगे, द कंबाइंड रेजिस्टेंस ऑफ एनी नंबर ऑफ रेजिस्टर्स कनेक्टेड इन सीरीज इज इक्वल टू द सम ऑफ द इंडिविजुअल रेजिस्टेंस। ठीक है ना, ये क्या होगा, तो सारे इंडिविजुअल रेजिस्टेंस को हम सीधे ऐड कर देंगे तो इक्विवेलेंट रेजिस्टेंस हमें मिल जाएगा। तो 2 है तो R1 प्लस R2, 3 है तो R1 प्लस R2 प्लस R3, और ज़्यादा है तो इसी तरह से हम क्या करेंगे, हम ऐड करते चले जाएंगे। तो हम शुरुआत करते हैं, क्या कर रहे हैं भाई, तो हम 2 रेजिस्टेंस को हम क्या कर रहे हैं,
दो रेजिस्टेंस को सीरीज में जोड़ रहे हैं, ठीक है। दो रेजिस्टेंस को हम क्या किए, हम सीरीज में इस तरह से जोड़ दिए, ठीक है। अब दो रेजिस्टेंस को जब हम सीरीज में जोड़ेंगे तो उनका कंबाइंड फॉर्म क्या हो जाएगा, तो R1 प्लस R2। लेकिन बात यह है कि इस बात का हमें प्रूफ भी तो करना पड़ेगा कि R1 प्लस R2 आया कहाँ से। आखिर ये जो फॉर्मूला यहाँ पे जो हम डिराइव मतलब कि ये जो लिखे हैं इसका डिराइवेशन भी तो होना चाहिए। तो चलिए देखते हैं। जैसे ही हम दो रेजिस्टेंस को हम ऐड करते हैं, आई मीन कंबाइन करते हैं, सीरीज में कंबाइन करते हैं, तो हम क्या पाएंगे कि दोनों में जो वोल्टेज रहेंगे वो दोनों अलग अलग होंगे। दोनों वोल्टेज क्या रहेगा, अलग अलग रहेगा। अब बोले वे दोनों में वोल्टेज अलग अलग कैसे रहेगा और ये कैसे पता चलेगा, तो ध्यान से देखिए। मान के चलिए कि अगर आपको वोल्टेज पता करना तो जाहिर सी बात है इसके लिए अलग वोल्टमीटर आप लगाओगे, है ना। फिर इस रेजिस्टेंस के लिए आप अलग वोल्टमीटर लगाओगे, तो जाहिर सी बात है वोल्टेज अलग अलग है तभी तो वोल्टमीटर अलग अलग लगाने की जरूरत पड़ रही है। अगर ऐसे भी नहीं समझ में आया तो इस तरह से आप समझो कि कोई जरूरी तो थोड़ा ना है कि यहाँ से 1 यूनिट पॉजिटिव चार्ज या फिर इलेक्ट्रॉन 1 यूनिट यहाँ से इलेक्ट्रॉन को जितना यहाँ से इस पॉइंट से इस पॉइंट तक आने में जितना काम करना पड़ा होगा या वह जितना एनर्जी कंज्यूम किया होगा उतना ही इस पॉइंट से इस पॉइंट तक आने में किया होगा। ये तो कोई नेसेसरी नहीं है। दोनों के केस में क्या हुआ होगा, अलग अलग एनर्जी लगा होगा, मतलब कि अलग अलग अमाउंट में एनर्जी कंज्यूम हुआ होगा यहाँ से यहाँ तक जाने से लेके यहाँ से यहाँ तक आने में। तो कहने का मतलब ये है कि दोनों में जो पोटेंशियल डिफरेंस है, अरे भाई जाहिर सी बात है वोल्टेज क्या होता है, वोल्टेज यही तो होता है जूल पर कूलम, ठीक है ना। तो जितने कोई तो इन दोनों के केस में अलग अलग वर्क डन या फिर एनर्जी कंज्यूम हो सकता है। तो यही रीजन है कि सीरीज कॉम्बिनेशन में वोल्टेज अलग अलग होंगे। हाँ, अब बात होती है कि करंट की, तो भाई करंट क्या रहेगी, तो करंट सेम रहेगा। करंट क्या रहेगा, दोनों में सेम रहेगा। अब बोले कि वेट करंट सेम कैसे होगा, तो जाहिर सी बात है मान के चलो कि यहाँ पे 1 एम्पियर का करंट फ्लो हो रहा है, तो 1 एम्पियर कहने का मतलब क्या हुआ, 1 कूलम पर सेकेंड। तो 1 सेकंड में जब इस पार्टिकुलर क्रॉस सेक्शनल एरिया से अगर 1 सेकंड में 1 कूलम इलेक्ट्रॉन पास कर रहा है, यानी कि 1 सेकंड में 6.25 × 10⁻18 इलेक्ट्रॉन पास कर रहा है, तो 1 सेकंड में उतना ही इलेक्ट्रॉन यहाँ से ही पास करेगा, यहाँ से ही पास करेगा, यहाँ से ही पास करेगा। यानी कि पूरे सर्किट में करंट तो सेम रहेगा लेकिन वोल्टेज दोनों रेजिस्टेंस के लिए अलग अलग होगी। अगर भाई तो आपको करंट वाला जो पोर्शन है वो समझ में नहीं आया है तो आप इस बात को कुछ इस तरह से समझ सकते हो कि सपोज दैट मान के चलो कि एक पानी का ये पाइप है, ठीक है। अब ये पानी का पाइप है, इसमें जो वाटर करंट है, जो वाटर का फ्लो है, सपोज दैट है 1 लीटर पर सेकेंड, यानी 1 सेकेंड में 1 लीटर फ्लो कर रहा है। तो जाहिर सी बात है जब इन कर रहा है 1 लीटर 1 सेकंड में 1 लीटर, तो आउट 1 सेकंड में 1 लीटर ही होगा, है ना। अब 1 सेकंड में आउट 2 लीटर अगर आने लगे तो क्वेश्चन आ जाएगा ना कि भाई 1 लीटर एक्स्ट्रा कहाँ से आ गया। अगर मान के चलो कि 0.5 लीटर अगर बाहर निकलेगा तो बोले पूछा क्वेश्चन ये राइज हो जाएगा, तो फिर आधा लीटर पानी कहाँ गया, है ना। यानी कि जितना इन करेगा उतना ही आउट करेगा। ठीक उसी तरह से यहाँ पे भी करंट के केस में होगा। तो हम क्या देख रहे हैं कि सीरीज कॉम्बिनेशन में वोल्टेज अलग अलग होते हैं। तो मान के चलते हैं कि R1 के लिए जो वोल्टेज है वो V1 है, R2 के लिए जो वोल्टेज है वो V2 है, लेकिन करंट सबके लिए I है। तो जाहिर सी बात है अगर मान के चलो कि यहाँ पे 2 वोल्ट शो किया, यहाँ पे कितना वोल्ट किया, मान के चलो 4 वोल्ट शो किया, तो टोटल कितना वोल्टेज है, तो टोटल जरूर बैटरी लगा होगा 6 वोल्ट का, है ना। तो हम देख सकते हैं कि जो वोल्टेज है, मान के चलते हैं कि जो टोटल वोल्टेज है V, तो V इक्वल टू हो जाएगा V1 प्लस V2, है ना। तो ये हो गया V इक्वल टू V1 प्लस V2। अब इन सारे V का वैल्यू निकालेंगे। तो हम जानते हैं ओम्स लॉ के अनुसार, हम जानते थे ओम्स लॉ जब हम पढ़ रहे थे तो उस केस में हम क्या देखे थे कि R इक्वल टू होता है, R इक्वल टू क्या होता है V बाई आई, है ना। R इक्वल टू हो जाता है V बाई आई, ओके। तो R इक्वल टू V बाई आई होता है, देन V इक्वल टू क्या हो जाएगा, तो V इक्वल टू हो जाएगा IR, है ना। आई इधर से ये डिवाइड में इधर मल्टीप्लाई में हो जाएगा, तो V इक्वल टू हो जाएगा IR। तो ये जो वो V है ये टोटल वोल्टेज के लिए हो जाएगा V इक्वल टू IR। उसी तरह से V1 के लिए क्या हो जाएगा, तो IR1, और यहाँ पे V2 के लिए क्या हो जाएगा IR2, है ना। ये रेजिस्टेंस 1 के लिए हो गया, ये रेजिस्टेंस 2 के लिए हो गया। अब ये V है, V1 है, V2 है,
इन तीनों का वैल्यू हम इक्वेशन नंबर 1 में पुट कर रहे हैं, है ना, पुटिंग दिस वैल्यू इन इक्वेशन 1। तो देखिए v का वैल्यू क्या था, IR पुट कर दिए, V2 का वैल्यू क्या, सॉरी V1 का वैल्यू क्या था, IR1, है ना, IR1 पुट कर दिए। फिर V2 का वैल्यू क्या था, IR2 पुट कर दिए। अब I क्या किए, हम कॉमन ले लिए। I कॉमन लेने के बाद क्या हुआ, I दोनों कैंसिल हो गया दोनों तरफ से, LHS RHS से, तो R इक्वल टू मिल गया हमें R1 प्लस R2। तो ये मिल गया हमारा क्या, टोटल रेजिस्टेंस, है ना। तो टोटल रेजिस्टेंस क्या होगा, तो दोनों इंडिविजुअल रेजिस्टेंस का एल्जेब्रिक सम हो गया, यही हो जाएगा हमारा क्या, टोटल रेजिस्टेंस। क्लियर है, ठीक है। चलिए अब हम आगे बढ़ते हैं। सपोज दैट अगर 2 रेजिस्टेंस ना होकर 3 रेजिस्टेंस रहता तो कोई बात नहीं, सेम रहता। अगर 3 रेजिस्टेंस है, मान के चलते हैं R1 है, R2 है, R3 है, तो सेम टू सेम करेंगे। तीनों के लिए वोल्टेज अलग अलग रहेगा, V1 V2 V3, तीनों को ऐड करेंगे तो टोटल वोल्टेज हमें मिल जाएगा। तो V इक्वल टू V1 प्लस V2 प्लस V3। अब टोटल रेजिस्टेंस के लिए हम देखते हैं, तो टोटल के लिए क्या हो जाएगा, V इक्वल टू IR। उसी तरह से रेजिस्टेंस 1 के लिए क्या वैल्यू हो जाएगा, तो V1 इक्वल टू IR1। रेजिस्टेंस 2 के लिए क्या हो जाएगा, तो V2 इक्वल टू IR2। रेजिस्टेंस सारे ओम्स ला पे हैं, V3 इक्वल टू क्या हो जाएगा, IR3, इसके लिए हो जाएगा। अब इन सारे का वैल्यू हम पुट कर देंगे इक्वेशन नंबर 1 में, यहाँ पे पुट कर देंगे। तो क्या हुआ, तो V का वैल्यू क्या है, IR, चलिए IR पुट कर दिए। फिर V2 का वैल्यू कितना है, सॉरी V1 का वैल्यू कितना है, IR1, देखिए येलो कलर में IR1। फिर V2 का वैल्यू IR2, V3 का वैल्यू IR3 है ना, IR3 हम पुट कर दिए, है ना। अब इसमें हम क्या किए, I कॉमन ले लिए, I कैंसल आउट हो गया, तो R इक्वल टू R1 प्लस R2 प्लस R3। तो ये हो गया हमारा क्या, टोटल रेजिस्टेंस। अब ध्यान दीजिएगा, कॉम्बिनेशन इन सीरीज में जो टोटल रेजिस्टेंस आएगा, जो इक्विवेलेंट रेजिस्टेंस आएगा, ये इंडिविजुअल रेजिस्टेंस है जिसमें जो सबसे बड़ा रहेगा उससे भी ज़्यादा रहेगा। जैसी बात है, मान के चलो एक ओम का है, दूसरा 10 ओम का है, तो जो टोटल रहेगा वो कितना हो जाएगा, है ना, 10 1 11 ओम, बड़ा वाला से भी बड़ा रहेगा। तो ये होता है कॉम्बिनेशन इन सीरीज में। तो इसका जो इक्विवेलेंट रेजिस्टेंस क्या रहेगा, तो सारे से बड़ा रहेगा, पहले के मुकाबले इसका रेजिस्टेंस बढ़ जाएगा। चलिए अब हम आगे बढ़ते हैं और देखते हैं रेजिस्टेंस इन पैरेलल। तो पैरेलल रेजिस्टेंस में क्या होता है, तो भाई मेरे पैरेलल रेजिस्टेंस में हम आपको पहले ही बताए हैं कि इसमें जो कॉम्बिनेशन होता है वो क्या होता है, दोनों का एंड पॉइंट सेम होता है ना। तो ये क्या होता है, रेजिस्टेंस इन पैरेलल। तो रेजिस्टेंस इन पैरेलल में क्या होता है, तो ध्यान दीजिएगा, इसका जो इक्विवेलेंट रेजिस्टेंस रहेगा उसके बारे में यहाँ पे आप अपने स्क्रीन पे देख सकते हैं। क्या है कि द रेसिप्रोकल ऑफ द कंबाइंड रेजिस्टेंस ऑफ अ नंबर of a resistance connected in parallel is equal to the sum of the reciprocal of the individual resistance। कहने का मतलब क्या हुआ, तो कहना यह है कि जो इसमें हम देख रहे हैं कि जो R है इक्विवेलेंट रेजिस्टेंस है, तो रेसिप्रोकल ऑफ द इक्विवेलेंट रेजिस्टेंस इज इक्वल टू द रेसिप्रोकल ऑफ द सम ऑफ द रेसिप्रोकल ऑफ द इंडिविजुअल रेजिस्टेंस। यानी कि मान के चलो कि अगर 2 रेजिस्टेंस है, एक है R1 और दूसरा है R2, और क्या है, ये दोनों के दोनों ये पैरेलल में अगर बाई द वे ऐसे करके जुड़े हुए हैं, तो उस केस में क्या होगा, तो जो उस केस में जो हमें मिलेगा वो 1/R इक्वल टू मिलेगा 1/R1 प्लस 1/R2। चलिए अब इस बात का हम प्रूफ देखते हैं। अब हम क्या करेंगे, 2 रेजिस्टेंस को हम पैरेलल में जोड़ दिए, है ना, कंबाइन कर दिए। ठीक, जैसे ही 2 रेजिस्टेंस को हम कंबाइन करेंगे तो उस केस में क्या होगा, तो हम पाएंगे क्या कि वोल्टेज दोनों में सेम रहेगा। क्यों, क्योंकि भाई दोनों का जो टर्मिनल का जो एंड है वो सेम है। अब मान के चलते हैं कि 6 वोल्ट का बैटरी लगा है, तो जाहिर सी बात है यहाँ पे भी 6 वोल्ट, यहाँ और यहाँ के बीच में 6 वोल्ट ही बताएगा, है ना, अगर वोल्ट मीटर हम लगाएं तो कहने का मतलब ये है कि वोल्टेज दोनों के लिए सेम रहेगा। क्यों, क्योंकि दोनों के लिए सेम टर्मिनल है। करंट क्या होगा, तो करंट अलग अलग हो जाएगा। सपोज दैट यहाँ से करंट गया I, करंट क्या गया I, तो जाहिर सी बात है आगे जाकर ये करंट डिवाइड हो जाएगा, ये I1 और क्या I2 में डिवाइड हो जाएगा, ये क्या हो जाएगा I1 और I2 में डिवाइड हो जाएगा, है ना, I1 और I2 में क्या हो गया, ये डिवाइड हो गया। ठीक है, ठीक, हाँ, आगे जाके मिल भी जाएगा। सपोज दैट यहाँ से 1 एम्पियर का करंट है जा रहा है, यहाँ से 2 एम्पियर का करंट जा रहा है, तो जाहिर सी बात है आगे जाके मिल जाएगा 3 एम्पियर,
और 3 एम्पियर ही यहाँ से निकला होगा, यहाँ से 3 एम्पियर निकला, 1 एम्पियर 2 एम्पियर में टूट गया, फिर कंबाइन हो गया 3 एम्पियर। यानी कहने का मतलब कि अगर टोटल करंट अगर हम निकालें तो I इक्वल टू क्या हो जाएगा, I1 प्लस I2, है ना। आखिर यही तो बढ़ जा रहा है और फिर मिल जा रहा है। अब हम ओम्स लॉ के अगर बाय द हम फॉलो करें तो R इक्वल टू V बाई आई होता है, देन I इक्वल टू हो जाएगा V बाई आर। तो ये टोटल करंट के लिए हो गया, ये क्या हुआ, टोटल रेजिस्टेंस के लिए हो गया, इक्विवेलेंट रेजिस्टेंस के लिए हो गया ओम्स लॉ के अनुसार। उसी तरह से R1 की अगर बाई द बात करें तो क्या हो जाएगा, I1 इक्वल टू V बाई R1। उसी तरह से R2 के लिए के केस में अगर ओम्स लॉ अप्लाई करें तो I2 इक्वल टू क्या हो जाएगा, V2 बाई R2। क्लियर है। अब हम क्या करेंगे, ये हो गया इक्वेशन नंबर 1। तो इन सारे I1 I2 और I1 और I2 इन तीनों का वैल्यू हम इस इक्वेशन में पुट करेंगे। जैसे ही हम पुट करेंगे इक्वेशन तो क्या होगा इस केस में, तो हम पाएंगे I की जगह पे क्या हुआ, V बाई आर पुट कर दिए। I1 की जगह पे क्या हो गया, V बाई R1, तो V बाई R1 पुट कर दिए। I2 की जगह पे क्या हो गया, V2 बाई R2, तो V बाई R2, तो V बाई R2 पुट कर दिए। वोल्टेज को हम ले लेंगे कॉमन, और वोल्टेज वोल्ट V क्या हो जाएगा, कट जाएगा। तो क्या मिला, 1 बाई आर इक्वल टू 1 बाई R1 प्लस 1 बाई R2। उसी तरह से ज़्यादा रेजिस्टेंस के लिए हम क्या करेंगे, तो 1 बाई R1 प्लस 1 बाई आर इक्वल टू 1 बाई R1 प्लस 1 बाई R2 प्लस 1 बाई R3। इसी तरह से यहाँ पे 3 होना चाहिए, तो इसी तरह से ये चलते चला जाएगा। ध्यान दीजिएगा, पैरेलल रेजिस्टेंस में इक्विवेलेंट रेजिस्टेंस और कम ही हो जाता है। जो सबसे कम रेजिस्टेंस जिसका रहेगा, ठीक है ना, जिस सबसे कम जो इसका वैल्यू रहेगा जिसका रेजिस्टेंस का, उससे भी कम वैल्यू आएगा। ठीक है, ये हो गया कंबाइंड रेजिस्टेंस। ठीक है, तो ये हो गया 2 के लिए। आप 3 या 4 के लिए जैसे ठीक इसी तरह से हूबहू आप फॉलो करके इसी तरह से आप कर सकते हैं। ठीक है, चलिए अब ध्यान देते हैं। अब ये जो कॉम्बिनेशन इन सीरीज देखे या पैरेलल देखे, अब हम लोग तो इंजीनियर है नहीं, कितना रेजिस्टेंस को देखेंगे, तो इसका एवरीडे लाइफ में हम यूज देखेंगे। क्या कहाँ पे इसका क्या कौन सा ज़्यादा बेटर होता है, किस लिहाज से बेटर होता है, इस चीज़ को हम देखेंगे अपने एवरीडे लाइफ में, कहाँ पे सीरीज और पैरेलल का यूज होता है। तो हम देखेंगे डोमेस्टिक इलेक्ट्रिक सर्किट सीरीज एंड पैरेलल। हमारे घर में जो इलेक्ट्रिक सर्किट यूज होते हैं वो सीरीज में होते हैं या पैरेलल में होते हैं, कहाँ पे सीरीज में होते हैं, कहाँ पे पैरेलल में होते हैं, इन बातों का ध्यान देंगे। तो सबसे पहले हम देखेंगे डिसएडवांटेज ऑफ सीरीज सर्किट ऑफ डोमेस्टिक वायरिंग। अगर डोमेस्टिक वायरिंग को अगर हम सीरीज में कंबाइन करें तो क्या क्या नुकसान होगा, इस बारे में ध्यान देंगे। ठीक है, जैसे डोमेस्टिक वायरिंग है, सपोज ये रेजिस्टेंस हुआ, ये रेजिस्टेंस हुआ, सबको सीरीज में हम क्या कर दिए जैसे यहाँ पे देख रहे सारे जो बल्ब है ये सीरीज में है, तो इससे नुकसान क्या होगा, है ना। तो सबसे पहला नुकसान देखो, सबके लिए स्विच भाई मेरे सेम रहेगा। अगर एक है ना, सबके लिए क्या करें, आप स्विच यहाँ लगाओ कोई फर्क नहीं पड़ता है, तो सबके लिए स्विच एक ही रहेगा। अगर एक को अगर आप ऑफ करना चाहोगे तो नहीं कर पाओगे, या तो पूरा ऑफ रहेगा या पूरा ऑन रहेगा। यानी सबको या तो जलेगा तो सब जलेगा, नहीं जलेगा तो कोई नहीं जलेगा। ये हो गया हमारा क्या, पहला डिसएडवांटेज, कि कोई सबके लिए सेपरेट स्विच हम इस्तेमाल नहीं कर सकते। दूसरा क्या बोल रहा है कि जो इक्विवेलेंट रेजिस्टेंस आता है वो काफ़ी हाई होता है। ओवरऑल जो रेजिस्टेंस रहता है, जाहिर सी बात है R इक्वल टू R1 प्लस R2 प्लस R3 सारे के सारे सम हो जाएंगे, तो सारे को अगर हम जोड़ेंगे तो जो ओवरऑल जो इक्विवेलेंट रेजिस्टेंस आएगा वो बहुत ज़्यादा रहेगा। तो रेजिस्टेंस का वैल्यू ज़्यादा है ना, तो जाहिर सी बात है मतलब कि जो बिजली बिल आएगी वो भी बहुत ज़्यादा आएगी, तो ये नुकसान हो गया। तीसरा क्या है, तो जो वोल्टेज होगा वो डिस्ट्रीब्यूट हो जाएगा, है ना। अगर 220 वोल्ट दिए तो सबको 220 वोल्ट नहीं मिलेगा, सब में क्या हो जाएगा, बट जाएगा, है ना। हो सकता है मान के चलो कि सीरीज में अगर आप एक टीवी लगा दिए हो, फिर रेफ्रिजरेटर लगा दिए हो, तो दोनों में क्या होगा, वोल्टेज बढ़ जाएगा, ना टीवी अच्छे से चल पाएगा ना फ्रिज अच्छे से चल पाएगा, है ना। वोल्टेज क्या हो जाएगा, डिस्ट्रीब्यूट हो जाएगा। ये भी एक हमारा क्या हो रहा है, ये एक ड्रॉबैक है। एक और ड्रॉबैक क्या है कि अगर एक भी इलेक्ट्रिकल एप्लियंस खराब हो जाती है, एक भी इलेक्ट्रिकल एप्लियंस अगर खराब हो जाती है तो कोई नहीं चलेगा। सपोज दैट यहाँ से ये बल्ब फ्यूज कर गया, यहाँ से ऐसे टूट गया, तो कोई बल्ब नहीं जलेगा, खत्म, कोई नहीं चलेगा। तो ये हमारा ड्रॉबैक हुआ।
तो क्या क्या ड्रॉबैक हुआ, तो चलो हम एक एक करके देखते हैं। नंबर 1, अगर एक खराब हुआ सारा का सारा खराब हो जाएगा। दूसरा, बहुत ज़्यादा हाई रेजिस्टेंस रहेगा, बिजली बिल बहुत ज़्यादा आ जाएगी। वोल्टेज डिस्ट्रीब्यूट हो जाएगा, सारे के सारे ये कम लाइट करने लगेगा, क्योंकि 220 वोल्ट तो हम दे तो रहे हैं, लेकिन सब तक 5-5 वोल्ट या 10-10 वोल्ट ही पहुंच पा रहा है। 220 वोल्ट किसी को नहीं मिलेगा, क्योंकि वोल्टेज बढ़ जा रहा है। तो और क्या होगा, अगर एक स्विच हम लगाएंगे, अगर स्विच ऑफ करेंगे तो सारे के सारे ऑफ हो जाएंगे, ऑन करेंगे तो सारे के सारे ऑन हो जाएंगे। ये सर्किट आपको नॉर्मली तौर पे दिखने को आएगी जो दिवाली के समय में ये जो बल्ब लगता है ना, जो लोग अपने छतों पे लगाते हैं सजाने के लिए, वो सीरीज में होता है ना। वो सारे के सारे क्या रहते हैं, सीरीज में होते हैं। या क्रिसमस के डे पे अगर आप क्या मतलब सजावट आप करते हैं, तो उस केस में भी जो बल्ब नॉर्मली तौर पे रहता है, जो लरी टाइप जो बल्ब आती हैं, वो क्या होती हैं, सीरीज में आती हैं। ठीक है, नॉर्मली तौर पे वो ये सब चाइना से इंपोर्ट होकर आता है। अब हम देखते हैं एडवांटेज ऑफ पैरेलल सर्किट। मेन ये जो है यहाँ पे सीरीज कॉम्बिनेशन में सारे के सारे डिसएडवांटेज है। अब हम देखेंगे क्या, तो पैरेलल सर्किट में क्या एडवांटेज है, इस बात पे गौर करेंगे। तो पैरेलल सर्किट में सबसे पहला एडवांटेज ये है कि भाई मेरे आप सबके लिए अलग अलग स्विच देख सकते हो। आप अपने स्क्रीन पे क्लियरली देख सकते हो कि सब के लिए आप अलग अलग स्विच इस्तेमाल कर सकते हो। जैसे एग्जांपल के तौर पे यहाँ पे एक हमारा ये हो गया, दूसरा ये हो गया रेजिस्टेंस, तीसरा हमारा रेजिस्टेंस ये हो गया, है ना, ये हो गया हमारा पैरेलल में ऐसे जुड़ गया। तो जाहिर सी बात है यहाँ पे हम एक स्विच इस्तेमाल कर सकते हैं, यहाँ पे भी कर सकते हैं और यहाँ पे भी कर सकते हैं। तो सबके लिए क्या है, हमारा इंडिविजुअल स्विच है। सबके लिए क्या हमारा है, इंडिविजुअल स्विच। अब ना ऐसा नहीं कि अगर आप एक को ऑफ करोगे तो दूसरा ऑफ हो जाएगा, नहीं, ऐसा कुछ है इसमें पैरेलल कॉम्बिनेशन में नहीं होता है। तो पहला फायदा हुआ। दूसरा, वोल्टेज सबको इक्वल मिलेगा। अगर बल्ब है, अगर ये किया हुआ है तो सारे अच्छा लाइट करेंगे और इक्वल लाइट करेंगे। ठीक है ना। तीसरा, अगर एक खराब हुआ तो ऐसा नहीं है कि सबके सब बंद हो जाएगा, नहीं, अगर एक खराब हुआ तो बाकी सब चलेगा, फिक्स है कि बाकी सब चलेगा। और लास्ट, ओवरऑल रेजिस्टेंस कम आएगा, तो बिजली बिल भी क्या होगी, बहुत कम होगी। अब बोले कि ये कहाँ पे दिखाई देता है, तो आपके घर में जो भी जो इलेक्ट्रिकल वायरिंग है, ये सारे के सारे कैसे हैं, पैरेलल में है। ठीक है ना, पैरेलल में है, तभी सबके लिए इंडिविजुअली स्विच है। भाई टीवी के लिए अलग स्विच है, पंखे के लिए अलग स्विच है, ट्यूबलाइट के लिए अलग स्विच है ना। एक खराब होता है तो दूसरा, ऐसा नहीं कि दूसरा बंद हो जाएगा, है ना, सबके सब बंद हो जाएगा, नहीं, एक खराब होगा बाकी सब चलते ही रहेगा, कोई दिक्कत नहीं है। ओवरऑल बिजली बिल भी कम ही आती है। तो ये सब हुआ हमारा एडवांटेज ऑफ पैरेलल सर्किट इन डोमेस्टिक वायरिंग। अब हम बात करने वाले हैं इलेक्ट्रिक पावर की। ठीक है, अब चूंकि इलेक्ट्रिक पावर हम पढ़ रहे हैं, तो इलेक्ट्रिक पावर को पढ़ने से पहले हमें जानना पड़ेगा भाई व्हाट डू यू मीन बाय पावर। अगर बाय द वे हम पावर को अच्छे से समझते हैं तो जाहिर सी बात है इलेक्ट्रिक पावर को भी हम समझेंगे। तो पावर क्या होता है, तो इस पावर को समझने के लिए एक नॉर्मल लाइफ हम एग्जांपल लेते हैं। सपोज यहाँ पे दो लोग हैं, एक यंग लड़का है, ये जो है लड़का बिल्कुल यंग है ना, और ये लड़का बिल्कुल यंग है। दूसरा एक और लड़का लेते हैं जो कि या कोई बुजुर्ग इंसान हम लेते हैं, ठीक है ना, ये बेचारे बुजुर्ग हैं, ठीक है, ये बुजुर्ग इंसान है। अब किसी काम को ये भी कर सकता है और ये बंदा भी कर सकता है ना, दोनों के दोनों किसी काम को कर सकते हैं, कंप्लीट करेंगे। लेकिन अंतर क्या रहेगा, अंतर ये रहेगा ये जो यंग इंसान है, ये जो यंग लड़का है, वो काम को जल्दी करेगा, और ये जो बुजुर्ग हैं उस फिजिकल काम को थोड़ा टाइम ज़्यादा लगा कर करेंगे, लेट से करेंगे, है ना। यानी क्या हुआ, तो वर्क डन पर यूनिट ऑफ टाइम इसका ज़्यादा है, और इसका वर्क यूनिट पर यूनिट ऑफ टाइम, एक यूनिट टाइम में इसका काम कम का होगा, और इसका जैसे एक दिन में ये काम ज़्यादा करेगा ये कम, एक घंटे में ये ज़्यादा काम करेगा ये कम, एक सेकेंड में भी ये ज़्यादा काम करेगा ये कम। यानी कहने का मतलब कि वर्क डन पर यूनिट ऑफ टाइम ये ज़्यादा करेगा ये कम करेगा, यानी कि इसमें ज़्यादा पावर इसमें कम पावर है। डेट मीन्स पावर क्या हुआ, तो पावर हम बोल सकते हैं वर्क डन पर यूनिट ऑफ टाइम। तो इलेक्ट्रिकल पावर क्या होगा, तो इलेक्ट्रिकल पावर यही कहलाएगा, इलेक्ट्रिकल वर्क करेगा वहाँ पे,
है ना, जो भी काम आएगी इलेक्ट्रिकल काम रहेगी, वहाँ पे आदमी नहीं रहेगा, इलेक्ट्रिकल इक्विपमेंट रहेगा। तो इलेक्ट्रिकल वर्क डन पर यूनिट ऑफ टाइम इज नोन एज इलेक्ट्रिकल पावर। तो इलेक्ट्रिकल पावर का हम फॉर्मूला यहाँ पे देख सकते हैं, वर्क डन अपॉन टाइम टेकन हो गया P इक्वल टू डब्ल्यू बाई टी, जहाँ पे P क्या है, पावर है, W क्या है, वर्क डन है, और T क्या है, टाइम है। अगर पावर के यूनिट की बात करें तो हम देखेंगे कि ये जो वर्क डन है, वर्क डन का एसेंट होता है जूल, वर्क डन का क्या होता है जूल, और टाइम का होता है सेकेंड। तो जाहिर सी बात है पावर का एसेंट क्या हो जाएगा, जूल पर सेकेंड। अब इसी जूल पर सेकेंड को हम क्या करते हैं, वाट से डिनोट करते, वाट बोलते हैं, जिसको हम W से डिनोट करते हैं। ठीक है, आई थिंक यहाँ तक क्लियर हो गया होगा। अब आगे देखते हैं। ठीक है, अब 1 वाट का मतलब क्या हुआ, तो जैसे हम 1 वाट बोले यानी 1 जूल पर सेकेंड बोले, यानी कि 1 सेकंड में 1 जूल काम कर दिया। अगर किसी का पावर है 1 वाट, जैसे एक मान के चलते हैं बल्ब है, अब उसका पावर है 1 वाट, तो पावर 1 वाट है, इसका मतलब क्या हुआ कि 1 जूल पर सेकंड, 1 सेकंड में 1 जूल काम किया, दूसरा सेकंड में फिर 1 जूल काम किया, तीसरा सेकंड में फिर 1 जूल काम किया, इस तरह से लगातार करते रहेगा, है कि नहीं। मान के चलते हैं कि एक मोटर है जो कि 100 वाट का है, कितना है, 100 वाट का है, तो इसका मतलब क्या हुआ 100 जूल पर सेकंड, हर सेकंड में 100 जूल 100 जूल 100 जूल 100 जूल काम करते चला जाएगा, है ना। इसमें कोई प्रॉब्लम नहीं होनी चाहिए। और जाहिर सी बात है जो जितना काम करेगा उतना ही एनर्जी भी कंज्यूम करेगा। तो हम P इक्वल टू डब्ल्यू बाई टी लिखे हैं, इसके बदले E बाई टी भी लिख सकते हैं, है ना। यानी कि पावर इक्वल टू क्या हो जाएगा, एनर्जी कंज्यूम्ड पर यूनिट ऑफ टाइम। क्यों, क्योंकि जितना वर्क होगा उतना ही एनर्जी भी कंज्यूम होगा, जाहिर सी बात है। चलिए अब आगे बढ़ते हैं। अब ये जो पावर हम पढ़ रहे हैं, पावर का कुछ फॉर्मूला होता है ना। अब फॉर्मूला को हम कैसे डिराइव करेंगे इस बात को देखेंगे। तो हम देख रहे हैं, हमें पता है कि P इक्वल टू डब्ल्यू बाई टी होता है। अभी हम लोग देखें, है ना, पावर इक्वल टू वर्क डन अपॉन पर यूनिट ऑफ टाइम, तो P इक्वल टू डब्ल्यू बाई टी हो गया। अब पहले वाली वीडियो जब देखे होंगे तो वहाँ पे हम बताए थे पोटेंशियल डिफरेंस के बारे में। तो पोटेंशियल डिफरेंस क्या होता है या वोल्टेज क्या होता है, तो ये होता है वर्क डन पर यूनिट ऑफ चार्ज, है ना। अगर आप इससे पहले वाला वीडियो नहीं देखो, इसका पार्ट 1, तो हम रिक्वेस्ट करेंगे कि पहले आप वो वीडियो देख लो, उसके बाद ये और अच्छे से समझ में आएगा। तो ये हो गया V इक्वल टू डब्ल्यू बाई क्यू, है ना, वोल्टेज इक्वल टू वर्क डन पर यूनिट ऑफ चार्ज। तो V इक्वल टू डब्ल्यू बाई क्यू हो गया। देन W इक्वल टू क्या हो जाएगा, तो जाहिर सी बात है Q क्या हो जाएगा, इधर जाएगा मल्टीप्लाई हो जाएगा था, तो W इक्वल टू क्या हो जाएगा, V इंटू क्यू। क्लियर है। अब हम जानते हैं पावर इक्वल टू होता है W बाई टी, तो इस W की जगह पे हम क्या किए, ये W बाई टी होता है, तो W की जगह पे क्या हुआ, ये जो W है, W इक्वल टू हम क्या यहाँ पे लिखे हैं, V इंटू क्यू, तो V इंटू क्यू यहाँ पे लिख दिया। W की जगह पे क्या हम किए, V इंटू क्यू लिखे। अब बाई टी है तो बाई टी ही। अब हम के V और ये Q बाई टी, इस T को हम इसके साथ रख दिए Q के साथ, और Q बाई टी होता है करंट, है ना। अब पिछला वीडियो में हम देख चुके हैं कि करंट का फॉर्मूला क्या होता है, Q बाई टी, तो P इक्वल टू हो गया V इंटू आई, यानी पावर का ये एक फॉर्मूला में मिल गया। क्या मिला, तो वोल्टेज और करंट दोनों को अगर बाई दो हम मल्टीप्लाई कर देते हैं तो हमें पावर मिल जाएगी। तो P इक्वल टू हो गया V इंटू आई। हाँ, इसके अलावा 2 फार्मूला और हैं, है ना, उन दोनों को भी देख लेते हैं। तो हम देखते हैं सम अदर फार्मूला कैलकुलेटिंग इलेक्ट्रिक पावर, है ना, जो I और R के सेंस में रहेगा। तो हमें पता है कि P इक्वल टू होता है V इंटू आई, है ना। अभी हम लोग प्रूफ कर चुके हैं कि P इक्वल टू V इंटू आई। अब ओम्स लॉ के अनुसार हम जानते हैं R इक्वल टू V बाई आई होता है, देन V इक्वल टू क्या हो जाएगा, IR। अब हम क्या करेंगे, ये जो V का वैल्यू है IR, इसमें पुट कर देंगे। जो मेन फार्मूला हमारा है इसमें IR पुट कर देंगे। तो V की जगह पे जैसे ही IR पुट करोगे तो ये IR हो गया, और I पहले से ही था तो I हो गया। तो क्या हो गया, P इक्वल टू IR इंटू आई, I इंटू आई हो गया I स्क्वायर, तो P इक्वल टू हो गया I स्क्वायर R। ये हो गया हमारा दूसरा फार्मूला, जहाँ पे I हो गया करंट, R है रेजिस्टेंस और P है पावर। ठीक उसी तरह से एक और फार्मूला हम करेंगे, किसके सेंस में, तो V और R के सेंस में, वोल्टेज और रेजिस्टेंस के सेंस में। तो फिर से हम देखते हैं वही बेसिक फार्मूला वही है, P इक्वल टू V इंटू आई, ओके। देन R इक्वल टू V बाई आई है, ओम्स लॉ से आया। देन V इक्वल टू आई अपॉन R, देन I इक्वल टू क्या हो जाएगा, R इधर से चला जाएगा तो डिनोमिनेटर में चला जाएगा, तो I इक्वल टू हो जाएगा V बाई R।
तो I इक्वल टू जो V/R हो गया। अब इस I का वैल्यू हम पुट करेंगे मेन वाले फॉर्मूले में, मेन वाले फॉर्मूले में हम पुट करेंगे। तो इस I का वैल्यू जैसे ही इसमें हम पुट करेंगे तो P इक्वल टू V होगा, और I के बदले यहाँ पे पुट कर दिया V/R, V इंटू V हो गया V², R, तो P इक्वल टू मिल गया हमें V²/R। यानी ओवरऑल पावर का अगर हम फार्मूला की अगर बाई बात करें तो हमारे पास कितने फार्मूले हो गए? 3। P इक्वल टू V इंटू I, P इक्वल टू I²R, P इक्वल टू V²/R। अगर आपको पावर कैलकुलेट करना है, वोल्टेज और करंट दिया हुआ है तो इसको इस्तेमाल करिए, है ना। अगर करंट और रेजिस्टेंस दिया हो तो इसे इस्तेमाल करिए, अगर वोल्टेज और रेजिस्टेंस दिया है तो इसे आप इस्तेमाल कर सकते हो। बट बेसिक फार्मूला हमारा क्या है? P इक्वल टू V इंटू I। इसी पे ही सारा हम लोग काम कर सकते हैं। और एक पावर का फॉर्मूला भी हमें पता है, P इक्वल टू W/T। क्लियर है? चलिए अब हम आगे बढ़ते हैं। अब हम देखते हैं पावर का कुछ रेंज हम देखते हैं। जैसे ट्यूबलाइट हुआ, तो ट्यूबलाइट पे पावर मान के चलो लिखा हुआ है 40 वाट। इसका मतलब क्या हुआ? इसका मतलब ये हुआ कि ये जो ट्यूबलाइट है 40 वाट का मतलब हुआ 40 जूल, क्या 40 जूल पर सेकेंड, यानी हर सेकंड में कितना काम कर रहा है ये ट्यूबलाइट? 40 जूल। अब काम करने का मतलब क्या हुआ? उतना ही इलेक्ट्रिसिटी कंज्यूम कर रहा है। इसका मतलब क्या हुआ कि हर सेकंड में 40 जूल ये इलेक्ट्रिकल एनर्जी को लाइट एनर्जी में कन्वर्ट कर रहा है ना, यानी कि 40 जूल एनर्जी कंज्यूम कर रहा है। इलेक्ट्रिक बल्ब 60 वाट का है, इसका मतलब क्या हुआ कि ये 60 जूल पर सेकंड, हर सेकंड में कितना काम कर रहा है? 60 जूल, या एनर्जी कंज्यूम कर रहा है 60 जूल, यानी कि हर सेकंड में ये 60 जूल इलेक्ट्रिकल एनर्जी को लाइट एनर्जी में कन्वर्ट कर रहा है। रेडियो है, रेडियो सेट 80 वाट यानी 80 जूल पर सेकंड, हर सेकंड में 80 जूल। उसी तरह से इलेक्ट्रिकल फैन है 100 वाट, इसका मतलब क्या हुआ कि हर सेकंड ये 100 जूल काम कर रहा है। एक सेकंड हुआ नहीं कि 100 जूल काम कर दिया। इसका मतलब क्या हुआ कि हर सेकंड में 100 जूल ये इलेक्ट्रिकल एनर्जी को मैकेनिकल एनर्जी में ट्रांसफर कर रहा है। ठीक उसी तरह से यहाँ पे इलेक्ट्रिक आयरन है, ये 750 वाट लिखा हुआ है। इसका मतलब क्या हुआ कि हर सेकंड में 750 जूल काम कर रहा है। डेट मीन्स हर सेकंड में 750 जूल इलेक्ट्रिकल एनर्जी को ये हीट एनर्जी में ट्रांसफर कर रहा है। वही हाल हीटर का है, और इस तरह से हम लोग देख सकते हैं। ध्यान दीजिएगा, ये पावर है, कैसे ये निकला होगा? तो ये वोल्टेज हमारा है 220 वोल्ट, और जितना करंट है दोनों को अगर मल्टीप्लाई करेंगे तो हमारा पावर मिल जाएगा। क्यों? क्योंकि हमें पता है P इक्वल टू होता है V इंटू I। क्लियर है? चलिए अब हम आगे बढ़ते हैं। ये कुछ फिगर्स हैं, ये इसके बारे में हम ऊपर इस टेबल को देख के ही बता चुके हैं। अब हम आगे बढ़ते हैं। अब हम क्या कर रहे हैं? तो अब हम इलेक्ट्रिकल एनर्जी को हम क्या करेंगे? फॉर्मूला से डिराइव करेंगे। ठीक है ना? क्या होता है? तो हमें पता है कि इलेक्ट्रिकल पावर इक्वल टू, हम देखे हैं पावर इक्वल टू क्या होता है? W/T, वर्क डन पर यूनिट ऑफ टाइम, है ना। पावर का फॉर्मूला हम लोग देख चुके हैं। हम ये भी जानते हैं अकॉर्डिंग टू कंजर्वेशन ऑफ एनर्जी, जितना हम काम करेंगे उतना ही एनर्जी कंज्यूम होगा। तो P इक्वल टू जो W/T है, इसके बदले हम लिख सकते हैं P इक्वल टू E/T, क्योंकि उतना ही एनर्जी कंज्यूम हो रहा है, तो E/T। क्लियर है? अब हमें T को इधर लाना है, तो E इक्वल टू क्या हो जाएगा? P इंटू T। तो यही हो जाएगा एनर्जी कंज्यूम इक्वल टू क्या हो जाएगा? पावर और टाइम को मल्टीप्लाई करेंगे तो एनर्जी हमें मिल जाएगी। क्लियर है? यही हो गया। अब हम आगे बढ़ते हैं। ठीक है? इस चीज़ का फायदा हम लोग आगे उठाएंगे कुछ देर बाद। अब हम देखते हैं कॉमर्शियल यूनिट ऑफ एनर्जी, इलेक्ट्रिकल एनर्जी। तो जो कॉमर्शियल यूनिट है, जो खरीद बिक्री में इसके जो यूज होता है, जो एवरीडे लाइफ में यूज होता है इलेक्ट्रिक पावर, इलेक्ट्रिकल एनर्जी का, वो हम जूल में नहीं करते हैं, वो हम करते हैं किलोवाट आवर में। ओके? अब जो बिजली बिल वाले हैं, अगर उन्हें हम बोलेंगे जूल जूल बोलेंगे इलेक्ट्रिकल एनर्जी का, तो नहीं समझ पाएंगे, है ना। तो कॉमर्शियल एक अलग ही यूनिट बनाया गया है एनर्जी का, इलेक्ट्रिकल एनर्जी का, वो है हमारा किलोवाट आवर। अब बात है भाई 1 किलोवाट आवर अगर हम बोले तो इसका मतलब क्या हुआ? तो 1 किलोवाट आवर जैसे ही बोले इसका मतलब क्या हुआ? तो आप इस तरह से इमेजिन कर सकते हो कि कोई एक इलेक्ट्रिकल इक्विपमेंट है ना, जिसका पावर कितना है? 1 किलोवाट। कितना पावर है? 1 किलोवाट। अगर इसे हम 1 घंटे के लिए चला दें तो 1 घंटे में जितना ये काम करेगा या जितना ये एनर्जी कंज्यूम करेगा 1 घंटे में, वही कहलाएगा क्या? 1 किलोवाट आवर।
क्लियर है? यानी कि 1 किलोवाट आवर को हम देखेंगे तो हम बोल सकते हैं कि 1 किलोवाट का कोई मशीन है जिसे हम कितना देर के लिए चलाएं, 1 आवर के लिए, यानी 1 किलोवाट फॉर 1 आवर। अब हमें पता है कि 1 किलोवाट में होता है 1000 वाट, 1000 वाट, ठीक है। तो इस 1000 वाट के लिए तो 1000 फॉर 1 आवर, क्लियर है। और 1000 वाट फॉर 1 आवर, खैर ये 2 बार लिखा गया। तो 1000 वाट है और 1 आवर को हम कन्वर्ट कर दिए सेकंड में, तो 60 इंटू 60 सेकेंड, ठीक है। और 1000 वाट है और हमें पता है कि वाट का मतलब ही होता है जूल पर सेकेंड, तो 1000 जूल पर सेकेंड इंटू ये 60 इंटू 60 सेकेंड, सेकेंड से सेकेंड क्या हो जाएगा, कट जाएगा, तो बचा क्या, तो कितना हो जाएगा 36 है, इस पे 5 जीरो हो जाएगा, यह नहीं हो गया 3.6 इंटू 10⁶ जूल। यानी कि अगर आप 1 किलोवाट आवर बोलो या 3.6 इंटू 10⁶ जूल बोलो, बात हमारा एक ही है। डेट मीन्स व्हाट, कि 1 किलोवाट आवर इज इक्वल टू 3.6 इंटू 10⁶ जूल ऑफ इलेक्ट्रिकल एनर्जी। क्लियर है? अब आपके घर में बिजली बिल आता होगा, ये कैसे होता है, तो बिजली बिल में जो यूनिट उठता है ये एक्चुअली में होता है किलोवाट आवर में। यानी कि अगर आपके घर में बिजली बिल उठा एक महीने में सपोज दैट 60 यूनिट, अगर एक यूनिट का प्राइस है 3 रुपए, है ना, तो जैसे 60 यूनिट बोले इसका मतलब हुआ 60 किलोवाट आवर, है ना। अगर 1 किलोवाट आवर का 3 रुपया लगता है तो 60 वाट का कितना हो जाएगा, तो आप कैलकुलेट कर सकते हो, है ना, कितना हो जाएगा, मतलब 180 रुपीज़, ठीक है ना। इतना बिजली बिल आपके घर में आ जाएगा। हालांकि इतना बिजली बिल तो आता नहीं है, बहुत ज़्यादा आता है आजकल बिजली बिल, वो बात की बात है। तो हम आगे देखते हैं। तो ये हो गया हमारा क्या, किस तरह से हम कैलकुलेट कर सकते हैं। ये मीटर इस तरह से, ये तो बहुत पुराना टाइप का मीटर है, अभी तो बहुत ही मॉडर्न मीटर आ गया है। अब तो अब तो प्रीपेड मीटर भी आ रहा है, पहले आप रिचार्ज कराओ उसके बाद आप करो, मतलब कि इलेक्ट्रिसिटी आप कंज्यूम कर सकते हो। खैर ये हम अभी के डिस्कशन का ये बात नहीं है, ठीक है। अब हम देखते हैं हीटिंग इफेक्ट ऑफ इलेक्ट्रिक करंट, इसके बारे में, ठीक है। ये हमारे इस चैप्टर का लास्ट टॉपिक है। तो हीटिंग इफेक्ट ऑफ इलेक्ट्रिक करंट, जब इलेक्ट्रिसिटी फ्लो होती है किसी कंडक्टर के थ्रू तो उससे हीटिंग इफेक्ट होता है। हीटिंग इफेक्ट बोले तो हीट जनरेट होता है। क्या होता है, हीट जनरेट होता है, ठीक है। अब हीट जनरेट होता क्या है, तो भाई अब देखो, हम जानते हैं कि रेजिस्टेंस जो है, रेजिस्टेंस और फ्रिक्शन लगभग एक ही जैसा है। हम जानते हैं फ्रिक्शन प्रोड्यूस हीट, तो जब फ्रिक्शन हीट प्रोड्यूस करेगा तो रेजिस्टेंस भी हीट प्रोड्यूस करेगा, सिंपल सी बात है। अरे ऐसे नहीं समझ में आ रहा है तो कोई बात नहीं, कंजर्वेशन ऑफ एनर्जी को लेकर आप समझ सकते हो। सपोज डैट ये हमारा हो गया क्या, कोई हो गया कंडक्टर, ठीक है। अब इलेक्ट्रॉन इसके थ्रू पास कर रहा है, तो इलेक्ट्रॉन जब पास कर रहा है तो इसके अंदर बहुत सारे सब एटॉमिक पार्टिकल्स है जिससे ये टकराएगा। तो ये जब टकराएगा तो एनर्जी क्या होगा, हम जानते हैं एनर्जी कैन नीदर बी क्रिएटेड नॉट डिस्ट्रॉयड, इट कैन बी ट्रांसफर्ड फ्रॉम वन फॉर्म टू अनदर फॉर्म। तो जब ये टकराएगा तो अपना एनर्जी लूज करेगा, और जब एनर्जी लूज करेगा तो किस फॉर्म में लूज करेगा, तो हीट के फॉर्म में नॉर्मली तौर पे लूज करेगा, है ना। इसीलिए जब ये करंट फ्लो होता है तो ड्यू टू रेजिस्टेंस, है ना, ये टकराहट के कारण क्या होता है, हीट के फॉर्म में एनर्जी रिलीज होता है। और यही मेन थीसिस है हीटिंग इफेक्ट ऑफ इलेक्ट्रिक करंट का। क्लियर है? चलिए अब हम देखते हैं। तो हम बताए हैं कि जैसे फ्रिक्शन काम करता है उसी तरह से, जैसे फ्रिक्शन मैकेनिक्स में काम करता है उसी तरह से इलेक्ट्रिसिटी में रेजिस्टेंस भी काम करता है, ठीक है। क्लियर है? अब हम आगे बढ़ते हैं। तो हम क्या देख रहे हैं कि हमें पता है एक बात कि W इक्वल टू होता है V इंटू क्यू। क्यों? क्योंकि ध्यान दीजिएगा फर्स्ट पार्ट पे हम पढ़े थे कि V इक्वल टू क्या होता है, W बाई क्यू, है ना। जब पोटेंशियल डिफरेंस हम पढ़े थे उस वक्त ध्यान में होगा कि V इक्वल टू क्या होता है, W बाई क्यू, यहाँ भी मेंशन है। तो देन W इक्वल टू क्या हो जाएगा, V इंटू क्यू। यहाँ पे V वोल्टेज है, Q करंट है और W वर्क डन है, तब W इक्वल टू होता है, W इक्वल टू हो जाएगा V इंटू क्यू। अब फ्रॉम ओम्स लॉ हम जानते हैं V इक्वल टू है होता है I इंटू आर, ठीक है। ये हो गया ओम्स लॉ से। तो V का वैल्यू हमें मिल गया, हमें जो पुट करना था I इंटू आर। उसी तरह से हम ये भी जानते हैं जो करंट होता है ये होता है चार्ज, फ्लोइंग ऑफ चार्ज पर यूनिट ऑफ टाइम, है ना। तो हम क्या देखेंगे, क्वांटिटी ऑफ चार्ज पर यूनिट ऑफ टाइम, तो I इक्वल टू क्यू बाई टी। देन क्यू इक्वल का वैल्यू मिल गया हमें I इंटू टी। तो देखिए V का भी वैल्यू मिल गया आई आर,
Q का भी वैल्यू हो गया IT। अब इस वैल्यू इसमें पुट कर देंगे तो क्या हो जाएगा, तो W इक्वल टू हो जाएगा क्या, IR इंटू I इंटू टी, यानी कि वर्क डन हो गया I स्क्वायर RT। अब हमें पता है जितना वर्क डन होता है इतना ही एनर्जी कंज्यूम होता है, तो W की जगह पे हम E यूज कर लिए, एनर्जी यूज कर लिए वर्क डन की जगह पे, तो E इक्वल टू हो जाएगा I स्क्वायर RT। और यहाँ पे एनर्जी जो आ रहा है वो किस फॉर्म में आ रहा है, हीट के फॉर्म में आ रहा है, तो हम क्या बोले H इक्वल टू हो जाएगा, E की जगह पे लिख दिया H हीट एनर्जी, तो H इक्वल टू I स्क्वायर RT। क्लियर है, अब इसमें कोई दिक्कत नहीं होनी चाहिए, ठीक है। अब हम देखें क्या कि इसी को हम देखते हैं, इसी को हम बोला जाता है जूल्स लॉ ऑफ हीटिंग, क्योंकि ये जूल साहब ने ये दिया था। और इस फॉर्मूला में देखोगे तो हीट जो है डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू करंट है ना। अगर करंट बढ़ाएंगे तो हीट बढ़ेगा, रेजिस्टेंस बढ़ाएंगे तभी हीट बढ़ेगा, या टाइम को बढ़ा देंगे तभी हीट बढ़ेगा। ये कॉमन सी एक बात है। जहाँ तक बात रही क्या बोला जाता है हीटिंग इफेक्ट ऑफ इलेक्ट्रिक करंट का, तो यहाँ पे हम देख सकते हैं इलेक्ट्रिक आयरन में यूज होता है ना। ये बल्ब है, बल्ब में भी हीटिंग इफेक्ट ऑफ इलेक्ट्रिक करंट के कारण ही बल्ब ग्लो करता है। इलेक्ट्रिक हीटर में हम देख सकते हैं, नॉर्मली तौर पे विंटर वाले हीटर में भी देख सकते हैं, है ना। फ्यूज भी हीटिंग इफेक्ट ऑफ इलेक्ट्रिक करंट में ही काम करता है। खैर ये बात की बात है, ये नेक्स्ट चैप्टर में हम इलेक्ट्रिक फ्यूज को हम डिटेल में जानेंगे, पढ़ेंगे, ठीक है। इसी के साथ ये चैप्टर हमारा क्या हुआ, खत्म हो गया, एंड हो गया, ठीक है। थैंक यू सो मच इस वीडियो को अंत तक देखने के लिए। अगर आपको लग रहा है कि ये चैनल आपके काम के लायक है तो आप इसे सब्सक्राइब करें ताकि आगे की वीडियोस आपको मिल सके। तो ज़्यादा इंक्वायरी के लिए, ज़्यादा चीज़ों के जान के, मतलब अगर आपको कोई ऐसा टॉपिक आपको बहुत ज़्यादा टफ लगता है, कोई चैप्टर टफ लगता है, ठीक है, तो आप कमेंट बॉक्स में आप बताओ। इस चैप्टर से रिलेटेड भी कोई क्वेरी हो आप कमेंट बॉक्स में कर सकते हो, या फिर ये हमारा व्हाट्सएप एंड टेलीग्राम नंबर है, इस पर आप कांटेक्ट कर सकते हो, ठीक है। और इस वीडियो को अगर आप चाहते हो कि आप प्रॉपर वे में आप नोट्स बनाओ इस वीडियो से, तो इसका PDF आप टेलीग्राम चैनल पे जाओ, टेलीग्राम पे जाओ, सर्च मारो एस प्रकाश क्लासेस। इस चैनल में इस जो भी आप पढ़ रहे हो इस लेक्चर का PDF अवेलेबल है, वहाँ से आप PDF डाउनलोड करो और आप एक प्रॉपर वे में नोट्स बना सकते हो, ठीक है। तो दूसरे और भी कुछ अगर बाई आपको टॉपिक के बारे में, टॉपिक का लेक्चर चाहिए तो आप हमें कमेंट करो, हमसे क्वेरी करो, कॉल भी कर सकते हो, मैसेज भी कर सकते हो। एस प्रकाश क्लासेस की टीम हर एक टॉपिक के लिए तैयार है। तो थैंक यू सो मच, स्टे सेफ, स्टे ट्यून, बाय।